हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण की। तो इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मतलब हमारे जो अभ्यास प्रश्न जो हमारे बुक के पीछे गिवन है, उनके सभी क्वेश्चंस हम हल करने वाले हैं भाई। तो एक एक करके हम उन पूरे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो आपके सामने आ चुका है, और इसमें मैं एक चीज डिस्कस कर लूं कि ये जो चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स जो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित थे, मतलब गुरुत्वीय आकर्षण से संबंधित थे। इसके बाद उसमें हमने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े, फिर हमने उसमें ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण पढ़े, उत्प्लावन बल को हमने सीखा, आपेक्षिक घनत्व को सीखा। अब जब इतनी सारी चीजें हमने देख रखी है, अगर अभी भी आपको कोई समस्या लग रही है, कुछ परेशानी है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। इन क्वेश्चंस के माध्यम से फिर से हम ये पूरी कुछ चीजें कोशिश कर रहे हैं दोबारा से इस चीज को रिवाइज करने की, याद रखने की, और अगर हमें समझ में आना शुरू हो चुका है तो इसको सॉल्व करने की। तो भाई अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश होता है तो आपको पता है क्या करना होता है। आप पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, और इसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। आपके सामने पहला क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार से बदल जाएगा। तो भाई एक बात कि जब कभी दो पिंड एक दूसरे के गुरुत्वीय क्षेत्र में हों तो दोनों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, और वो बल जब हम निरूपित करते हैं तो इस बल को निरूपित किया जाता है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर से। अर्थात मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि F जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूरी के वर्ग के। मतलब ऐसा कि अगर दो पिंड, एक पिंड यहां पर है और एक पिंड यहां पर है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी दैट इज d। अब इसको अगर कम कर देंगे तो बल का मान बढ़ जाएगा, और इसको दूर कर देंगे तो बल का मान घट जाएगा। कितने से घट जाएगा, तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है, उसको जरा हल कर लिया जाए। तो क्वेश्चन में जो इन्होंने कहा है उसको हल करने के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं। हम यहां पर इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो लिख लेते हैं F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब कहना यह है क्वेश्चन में कि भाई दूरी को आधा कर दीजिए, दूरी को हाफ कर दीजिए। मतलब मैं एक नया लिखूं तो d बिकम्स d अपॉन 2, तो f डैश कितना हो जाएगा, ये सेम फॉर्मूला g m1 m2 अपॉन d अपॉन 2 का स्क्वायर, क्योंकि नया आ चुका है d, कितना d अपॉन 2, ठीक है ना। तो मैं यहां पे d अपॉन 2 का स्क्वायर, तो फोर्स का नाम बदल दिया, f डैश कह लेते हैं, नया जो बल आएगा उसको f डैश कह लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई, तो f डैश इज इक्वल्स टू g, ये m1 m2 तो ऐसा ही रह जाएगा, अपॉन में d अपॉन 2 का स्क्वायर जब करेंगे, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, d स्क्वायर अपॉन में 4। अब ये जो बटे के नीचे में 4 आया है, इसको अगर मैं चाहूं तो मैं इसको कहां लिख सकता हूं भाई, ये गुणा ऊपर जाके 4 हो जाएगा। अर्थात अगर आप पाएंगे यहां पे, तो आप देखिए ये जो रिलेशन आया है g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये हमारा बराबर है किसके, f के। तो क्या मैं इसकी जगह f लिख सकता हूं, ये देखिए g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, क्या मैं इसकी जगह f लिख दूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल f डैश इज इक्वल्स टू f इंटू 4। मतलब क्या, जो नया बल मिलेगा, जो नया गुरुत्वाकर्षण बल मिलेगा, वो पुराने के 4 गुना, मतलब पुराने के 4 गुना हो जाएगा। देखिए 4 से गुणा कर रहे हैं, पुराने के क्या हो गया भाई, पुराने के 4 गुना हो गया, ठीक है ना। तो आंसर हो गया भाई कितना हो जाएगा, वो 4 गुना बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका भी हमारे पास, जो सिर्फ रिलेशनशिप, मतलब इन दोनों को लेकर के किया जा सकता है। मेरे पास ये गिवन था इसलिए मैंने आपको दूसरा तरीका सिखा दिया। इस पे आते हैं, जरा इस तरीके से भी समझते हैं कि भाई जब गुरुत्वाकर्षण का बल का मान लिखते हैं तो F जो होता है 1 अपॉन डी स्क्वायर होता है, हमने ये कैलकुलेट किया था।
अब जब इसको 1/2 कर दूंगा तो ये नीचे आ गया, देखिए 1/2 का स्क्वायर। अब ये 2 2 जा 4, 4 ऊपर नीचे 1, मतलब f प्रोपोर्शनल टू 4/1, मतलब f प्रोपोर्शनल टू 4 मतलब क्या, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ गया। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका है भाई, बहुत ही आसान था, हमें इजीली इसका आंसर बन चुका है। हम जरा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं सभी वस्तुओं पर लगने वाला बल, गुरुत्वीय बल, उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। भाई जब ये एक बात कह रहे हैं कि ये जो गुरुत्वीय बल है ये G, ठीक है ना, ये क्या है भाई, वस्तुओं पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल है उसके द्रव्यमान के समानुपाती हो गया, तो कोई भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। तो भाई एक बात समझेंगे, गुरुत्वीय बल के लिए अगर एक ये बड़ी वस्तु है, भारी वस्तु कह लेते हैं इसको, ये हो जाता है भाई हमारा G इक्वल्स टू Gm/r²। और अगर यहां पे एक छोटा वस्तु ले लेते हैं, हल्की वस्तु ले लेते हैं, इसके ऊपर भी अगर मैं G की बात करूंगा तो कितना लगेगा भाई, ये भी लगेगा Gm/r²। मतलब ये पहली बात तो ये कि जो गुरुत्वीय त्वरण है, ये जो G का मान है, इसमें इसका द्रव्यमान, ये जो द्रव्यमान है किसका है भाई, ये मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ, ये है मेरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर भी लिख लेता हूं, स्मॉल एमओ कह देता हूं, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या, इस वस्तु के द्रव्यमान पर ये गुरुत्वीय त्वरण तो निर्भर ही नहीं करती, गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। आइए देखते हैं, तो भाई मुक्त पतन की स्थिति में किसी वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण का मान जो Gm/r² होता है, जहां पे m क्या है भाई, पृथ्वी का द्रव्यमान, और r जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक, अतः पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी गई वस्तुओं के लिए G का मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए हल्की वस्तु और भारी वस्तु एक साथ गिरती है। कब, जब वायु का प्रतिरोध जो हो नगण्य हो। जब वायु का प्रतिरोध नगण्य नहीं होता है तब दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब इसका नगण्य हो, नगण्य का मतलब क्या होता है भाई, एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है कि वायु उपलब्ध है, जब कोई चीज नीचे गिरती है तो उसके ऊपर वो वायु क्या करता है भाई, घर्षण पैदा करता है, या कहूं तो उत्प्लावन भी, बल भी लगाता है भाई। अब अगर वायु नहीं होता तो साथ में गिरते, जैसा आपको पता है कि अगर 1 kg का ही, ये कहने का तात्पर्य वही था कि भाई समान द्रव्यमान हो, मतलब 1 kg का ही अगर एक लोहे की बॉल हो और 1 kg का ही कॉटन ले ले, तो आपको पता है लोहे की बॉल 1 kg के नीचे तेजी से गिर जाएगी और जो कॉटन है वो धीरे धीरे गिरेगा। लेकिन आइडियली तो कहने कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉटन भी उसी समय जमीन को टकराना चाहिए जब वो लोहे की बॉल थी वो टकरा रही थी, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान सेम था। लेकिन चूंकि एयर फ्रिक्शन है, वायु में फ्रिक्शन है, वायु में घर्षण उपलब्ध है, तो भाई जो लोहे की बॉल होगी उसका सतह तो इतना छोटा होगा भाई 1 kg के लिए, लेकिन जब कॉटन की बात करेंगे 1 kg तो इतना बड़ा हो जाएगा वो बॉल, तो भाई ये ज्यादा घर्षण स्थापित होगा ना, इसके ऊपर ज्यादा घर्षण लगेगा ना, तो इसीलिए हम उसको क्या कर दिया, हम कह दिए कि जब वायु का जो प्रतिरोध है, जो घर्षण है वो शून्य हो, तब ये साथ गिरती है। ठीक, चलिए तो अभी यहां पे दिख रहा है कि जो हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से, मतलब भारी वस्तु तेजी से क्यों नहीं गिरती, नहीं गिरने का कारण क्या है भाई, कि वो उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं कर रही। चलिए आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 kg की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है और पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है, और हमसे पूछा जा रहा है क्या भाई, कि गुरुत्वीय बल उसके ऊपर कितना लगेगा। ठीक है, कितना है, तो भाई 1 kg का, तो F इक्वल्स टू कितना होता है भाई, तो F इक्वल्स टू हमें पता है कि होता है mg। F इक्वल्स टू क्या होता है भाई, mg। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वीय बल, इस F का मान कितना होगा, तो भाई F इज इक्वल्स टू m कितना है, गिवन है, जो दिया गया है वो मैं लिख लेता हूं। दिया गया है, कितना दिया गया है भाई, तो यहां पे दिया गया 1 kg, ठीक है ना, तो मैं क्या लिख लेता हूं भाई, यहां पे m गिवन है मेरा 1 kg। ठीक है, m कितना गिवन है भाई, 1 kg। अच्छा, और बाकी कुछ चीजें गिवन है, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान यहां पे गिवन है, मतलब कैपिटल M, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M से लिख लेता हूं,
6 इंटू 10⁻24 kg, और त्रिज्या जो है पृथ्वी की, मतलब रेडियस जो गिवन है वो है 6.4 इंटू 10⁻6 kg, सॉरी केजी नहीं, मीटर होगा ना भाई, ये दूरी है। अब यहां पे आप कहेंगे कि भाई इन दोनों का क्या काम, तो मैं भी वही कह रहा हूं, इन दोनों का वैसे तो कुछ काम नहीं है, लेकिन गिवन है तो इसको जरा फॉर्मूले में रख लेते हैं, चूंकि हमें इसकी कैलकुलेशन याद है इसलिए काम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जी की वैल्यू आपको पहले से याद है, लेकिन नहीं याद होती तो क्या करते भाई, ये पूरा काम करना पड़ता। ये स्मॉल जी जो होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, gm/r², गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू gm/r², तो अब तो रखना पड़ता ना पूरा, तो क्या करें, तो देखिए भाई gm को यहां पे लिख देते हैं 1, ये जो स्मॉल m है, जो वस्तु का द्रव्यमान था वो 1 kg 1, g की जो वैल्यू होती है ये हमें ज्ञात है, होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये भाई घर से याद है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये जो कैपिटल जी है ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चलिए तो अब रख दीजिए सब कुछ, तो यहां पर ये g हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन, देखिए भाई ये भी आ गया, अब अपॉन में r², तो r² मतलब कितना, तो 6.4 इंटू 10⁻6। अब मैं आपको बताऊं तो भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन जो आपको दिख रहा है, ये सब कुछ अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर करके, है ना, r² है, तो ये आपको प्राप्त होता है 9.8, ठीक है। मैं अगर यहां पे लिख लूं कि भाई g जो होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमें पता है, मैं डायरेक्टली 9.8 लिख ले रहा हूं, तो 1 kg था, मतलब कितना हो गया, F = 9.8 न्यूटन, आंसर इज 9.8 न्यूटन भाई। चलिए इसका आंसर मिल गया, बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न पे, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट्स रख सकते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित कर रहे हैं। क्या जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित कर रही है पृथ्वी, वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है बड़ा है, छोटा है या बराबर है, बताइए क्यों। मैं ऐसा कह रहा हूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली भाई कि एक, ये मान लेता हूं एक पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया भाई, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये मास ऑफ अर्थ, यहां कहीं पर है भाई हमारा क्या, मून, जो कि एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये ऑर्बिट हो गई उसकी, ठीक है, ये कक्ष हो गया जिसमें चक्कर लगा रहा। तो भाई मुझे एक चीज पता है कि ये दोनों ही एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, मतलब मैं ऐसा कह लेता हूं कि फोर्स लगाया जा रहा है अर्थ को, अर्थ का फोर्स है किसके ऊपर लग रहा है भाई, मून पे, और सेम फोर्स लगाया जा रहा है मून द्वारा किस पे, अर्थ पे, ये दोनों बराबर होंगे भाई। न्यूटन का जो तृतीय नियम था वहां पे यही तो कहा गया था कि जितना पहला दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पर उतना ही फोर्स लगाएगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो एक साइन पकड़ा देते हैं भाई, अगर ये अपनी तरफ खींचा तो वो भी अपनी तरफ खींच रहा, मतलब दोनों पे लगने वाला बल एक दूसरे के विपरीत है। बल कैसा लगेगा, बराबर लगेगा, लेकिन दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। तो मतलब मुझे इसका आंसर मिल गया, कैसा होगा भाई, बराबर होगा, बड़ा छोटा नहीं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले की भी मैं बात करूं, अगर आप इसके लिए लिखते हैं फॉर्मूला अगर गुरुत्वाकर्षण का, तो आपको पता है F = G MEMO/d² लिख लेता हूं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये मैं मान लेता हूं d, तो d²। सिमिलरली अगर यहां पे लिखते तो माइनस साइन ऑफ MEMO/d², मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून। भाई फोर्स के लिए तो ये कहा था ना कि ये जो दो द्रव्यमान होंगे उन दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, तो दोनों द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून, इसी का तो गुणा होगा, चाहे मून खींचे या फिर अर्थ, और उन दोनों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तो भाई दोनों के बीच की दूरी तो कॉमन ही होगी, और जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है, मतलब दोनों में सेम है, तो अर्थात आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही बल का मान समान होगा भैया। आइए देख लें,
तो पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है, चंद्रमा भी उतने ही बल से पृथ्वी को आकर्षित करता है, क्योंकि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होती है। इसी विपरीत को यह माइनस चिन्ह से प्रदर्शित किया गया है भाई। मतलब कि पृथ्वी जब गुरुत्वीय बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है तो चंद्रमा भी उतने ही गुरुत्वीय बल से पृथ्वी को विपरीत दिशा में, मतलब वो अपनी ओर आकर्षित करता है। मिल गया भैया आंसर? ठीक है, मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर बल लगाएंगे लेकिन दिशा विपरीत हो जाएगी। चलिए भाई बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है? तो भाई इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऐसा हो जाएगा कि एक टर्म तो हम चल करके आते हैं संवेग के ऊपर, ठीक है, फिर उसके बाद हम वहीं से चल करके आएंगे हमारे न्यूटन के द्वितीय जो नियम जो दिया था उन्होंने, उसके अंदर इसका आंसर नहीं थे। तो सबसे पहले हम जरा संवेग की बात करते हैं, फिर हम आएंगे संवेग क्या होता है भाई। तो संवेग जो होता है ये होता है हमारा संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, ये होता है भाई संवेग, ठीक है। अब एक बात समझिएगा कि अगर हम पृथ्वी और चांद दोनों की बात करें तो ऐसा, ये मान लीजिए कि हमारी हो गई भाई यहां पे पृथ्वी और ये एक ऑर्बिट हो गया है ना, इस ऑर्बिट में यहां कहीं पे भी चांद है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका जो द्रव्यमान है मास ऑफ अर्थ लिख लेते हो, इसको मास ऑफ मून लिख लेते हैं, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जब दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर बल लगा रहे हों, अर्थात दोनों में जब एक साथ अगर बल लग रही है यानी दोनों में समान संवेग उत्पन्न होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम अभी पिछले क्वेश्चन में ही देख करके आए कि दोनों ही जो बल लगाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल वो दोनों ही बराबर होते हैं भाई। तो अब संवेग का क्या कॉन्सेप्ट है जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। m इंटू वी, तो मास ऑफ अर्थ इंटू वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू मास ऑफ मून इंटू वेलोसिटी ऑफ मून, ठीक है। ओ से लिख रहा हूं मैं, है ना, मून को ओ। तो मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। अच्छा एक बात समझते हैं, हम यहां पे थोड़ी देर के लिए अर्थ और मून को भूल जाते हैं, हम एक नंबर की बात करते हैं। दोनों में संवेग बराबर होने का मतलब मैं कह रहा हूं 10 हो जाए। अब इस 10 का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? मैं दो तरीका है मेरे पास, मैं ये दो तरीके से कर सकता हूं। ये दोनों तरीके क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई? तो ये दोनों तरीके मुझे एक्सप्लेन करके दे रहे हैं कि अगर किसी का मास 5 है तो उसकी वेलोसिटी मात्र 2 है, और अगर किसी का मास 2 है तो उसकी वेलोसिटी 5 है। मतलब जो भारी है वो धीरे चलेगा, जो हल्का है वो तेज चलेगा। थोड़ा और करते हैं, इसी 10 को पूरा करने के लिए मैं 10 क्रॉस 1 और इसको करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? तो ये यहां पे 1 क्रॉस 10, मतलब अगर वही चीज 10 kg का होता तो उसकी वेलोसिटी 1 हो जाती, और अगर उसका मास 1 होता तो उसकी वेलोसिटी 10 हो जाती। अगर आप देख पा रहे हो तो समझ में आ रहा होगा कि मास ज्यादा है तो धीरे और मास कम है तो भाई तेज। और न्यूटन के दूसरे नियम से एक बात समझ में आई थी कि उन्होंने कहा था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई? उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब mv अपॉन टी के। अगर इस v अपॉन टी की मैं बात करूं, अगर मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम की बात करूं, मैं वेग बटा समय की बात करूं, तो यही हो जाता है त्वरण। तो f समानुपाती ma। अब एक बात समझ लीजिए भाई, जिसका द्रव्यमान जो है वो बहुत ज्यादा होगा उसमें त्वरण बहुत कम उत्पन्न होगा ना। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो त्वरण क्या होगा? कम उत्पन्न होगा। भारी वस्तु होगी तो कम त्वरण उत्पन्न होगा, और अगर हल्की वस्तु होगी तो उसमें त्वरण ज्यादा उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि उसका वेग ज्यादा होगा। वेग ज्यादा होगा तो त्वरण भी तो ज्यादा होगा। वेग परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं। तो आप ऐसा समझिए, पृथ्वी और चांद के द्रव्यमान की जब बात करेंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि इसके द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होगा वो त्वरण नगण्य होगा भाई। और चांद की जब बात करेंगे तो उसका द्रव्यमान बहुत कम है, तो उसमें जो त्वरण होगा उसका एक निर्धारित मान हमको देखने को मिलेगा, जैसे यहां पे दिख रहा है। अब यहां महसूस कीजिए ना, ये 1 का त्वरण और 1 की वेलोसिटी, और इसमें भैया 10 की वेलोसिटी। 10 की वेलोसिटी बहुत तेज चल रहा है, 1 की वेलोसिटी मतलब बहुत कम है। अगर इस द्रव्यमान को और बढ़ा दूं तो इसका जो वेलोसिटी का मान है और घट जाएगा। तो यही कारण है भाई कि जो पृथ्वी है वो भारी है, मतलब इसमें त्वरण कम होगा।
चांद जो है वो हल्का है, मतलब हल्का कहने का मतलब उसका द्रव्यमान कम है। द्रव्यमान कम है मतलब क्या होगा भाई, वो तीव्र गति से चलेगा, उसमें त्वरण होगा। इसीलिए पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती, चांद चक्कर लगाता है। जो हेवी होगा उसको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, जो हल्का होगा जिसमें द्रव्यमान कम होगा वही चक्कर लगा। जैसे सूर्य चक्कर लगाता है क्या पृथ्वी का? नहीं, सूर्य के अराउंड हमारी पृथ्वी जरूर घूमती है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी का ऐसे ही कंपेरिजन करूं तो भाई पृथ्वी का द्रव्यमान जो हो जाएगा सूर्य के कंपैरिजन में बहुत कम, तो इसमें त्वरण होगा, ये चलेगी। और सूर्य का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसमें त्वरण नहीं होगा, वो नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान m बहुत अधिक है तथा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बहुत अधिक है, इसलिए इनके बीच में जो गुरुत्वीय बल लग रहा है, जो इनके बीच में गुरुत्वीय बल लग रहा है, जो F लग रहा है, उसका मान इतना नहीं होता कि पृथ्वी में त्वरण उत्पन्न करा सके। जो बल लग रहा है उसमें इतना ज्यादा ताकत नहीं है कि वो त्वरण उत्पन्न करा सके, क्योंकि एक्सीलरेशन इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। ये जो मैंने लिखा है एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए, अगर यहां से एफ इक्वल्स टू एम ए इसको लिख लूं तो यहां आपको देखने को मिलेगा ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, बल बटा द्रव्यमान, बल बटा द्रव्यमान। और ज्यादा दूरी होने के कारण बल का मान बहुत कम हो जाएगा और द्रव्यमान का मान बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो बल जो लग रहा है इसको भी मैं यहां पे लिख दूं, अगर मैं गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में जो लग रहा है जिसके कारण गति होनी है उसकी वैल्यू तो ये है, और दूरी बहुत ज्यादा है तो ये फोर्स बहुत कम होगा। मतलब ये बल का मान कम है और पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो त्वरण तो बहुत कम आएगा ना। जो अंश में रखी है वो छोटी वैल्यू, नीचे रखी है बड़ी वैल्यू, तो भैया ओवरऑल वैल्यू तो कम ही आएगी। तो इस वजह से कहते हैं कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा, अर्थात किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो त्वरण होगा उसके द्रव्यमान के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अतः पृथ्वी में उत्पन्न त्वरण का मान नगण्य हो जाता है। इसको करिए, बल कम है और द्रव्यमान खूब सारा, तो ये कैसा आएगा, एक्सीलरेशन नगण्य, जीरो के आसपास की वैल्यू, जिसका अवलोकन भी नहीं किया जा सकता। इतना छोटा त्वरण है कि देखा नहीं जा सकता भाई, ठीक है ना। यही कारण है कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करता है। पृथ्वी जो है वो चंद्रमा की तरफ गति नहीं कर रही है। इसका कारण क्या है भाई, क्योंकि इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो नगण्य है, जीरो के करीब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा यदि, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी अथवा तीन गुनी कर दी जाए, मतलब दो क्वेश्चन इसके अंदर भी, और तीसरा दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दो गुने कर दिए जाए। तो देखिए भाई, दो तरीके हैं, जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसी पर आधारित है कुछ ना कुछ। तो दो तरीके, या तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा के कर ली जाए, या फिर क्या किया जाए भाई, तो इसको पूरा ट्रेडिशनली जो मेथड है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व किया जाए। तो हम पहले तो इसको पूरे मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको प्रोपोर्शनल चिन्ह के साथ समझा दूंगा। दोनों ही तरीके, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं भाई। पहले कह रहे हैं कि दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको आंसर करने से पहले भी मैं ऐसा लिख लेता हूं कि दोनों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो तो ये होता है m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये हमें पता है भाई, ये गुरुत्वाकर्षण बल का ये मान होता है, ये हमको पता है। अब शुरू होता है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, क्या है भाई, एक वस्तु का द्रव्यमान दो गुना कर दिया जाए, सिर्फ एक का। तो मैं ऐसा कह देता हूं कि जो m1 है वो अब डबल हो जाए, 2m1 हो जाए। डबल का मतलब ये ना 2m1 हो जाए, तो नया बल कितना हो जाएगा, तो मैं कह देता हूं नया बल मेरा एफ डैश हो गया। एफ डैश कितना भाई, तो gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, किंतु यहां जो m1 था वो m1 2m1 हो चुका है, तो 2m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब इस 2 को बाहर कर दीजिए, आगे कर लेता हूं मैं यहां पे। जब आप इसको करेंगे तो ये f डैश इज इक्वल्स टू 2 को बाहर कर दीजिए, इस 2 को बाहर, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा ये आपका gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा, अगर इसको मैं कंपेयर करूं ये वाला टर्म, तो ये देखिए ना, ये f के बराबर ही दिख रहा है क्या, gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, क्या लिख सकते हो f, तो हमें मिल गया f डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f।
मतलब अगर मास को डबल कर देंगे तो फोर्स भी जो इसके ऊपर जो लग रहा था वो क्या हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अगर एक का द्रव्यमान दोगुना होगा तो F इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आ गया, ट्वाइस ऑफ F, बल भी दोगुना। सिंपल है भाई, ठीक है। दूसरा तरीका इसका, दूसरा तरीका कहता है और करके, हाँ दूसरा तरीका मैं आपको सिखाता हूं। F जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, M1 M2 के। तो F प्रोपोर्शनल हो गया M1 M2। अब ये कैसा रिलेशन है भाई, समानुपाती का, डायरेक्ट रिलेशन है। जो इधर बदला होगा वही इधर बदला होगा। अगर इसको 4 गुना कर देंगे तो ये भी 4 गुना, इसको अगर आधा कर देंगे तो ये भी आधा, तभी तो समानुपाती है। तो अभी कह रहे हैं कि अभी आप तो 4 गुना नहीं, आप तो इसको डबल कर दीजिए। तो F प्रोपोर्शनैलिटी का साइन 2 M1 M2, ठीक है, मतलब ये कितना हो गया, डबल हो गया। यानी F समानुपाती कितना हो जाएगा, अगर इसको स्टैंडर्डली कंपेयर कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ F के। इसके बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ F के, ठीक। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड जो क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं यहां पे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुना अथवा 3 गुना कर दिया जाए। दूरी को मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कर दे भाई, 2D कर दे, या फिर मैं इसी डिस्टेंस को क्या कर दूं, 3D कर दूं, ठीक। तो ये आपको देखने को मिलेगा अगर मैं ऐसा लिखूं, F प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ये रिलेशन ये दिख रहा है, F प्रोपोर्शनल टू 1/d², मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी दो पिंडों के बीच की अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता जाएगा, ठीक है ना। ये अगर एक पिंड ये है, दूसरा पिंड ये है, ठीक है, इसका द्रव्यमान है M1, इसका द्रव्यमान है M2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है D। ये D को मैं बढ़ाते चले जाऊंगा तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता चला जाएगा। तो भैया चलो इसमें जरा देख लिया जाए। तो आपको समझ में आया कि ये d² इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगली लाइन में इसी को मैं लिखूं तो F प्रोपोर्शनल टू 1/2D कर दीजिए, तो ट्वाइस ऑफ d², ठीक, ट्वाइस ऑफ d²। तो क्या करूं, इसको ब्रैकेट लगा के लिख लेता हूं। तो ये फाइनली क्या मिल जाएगा यहां पे मुझे, F प्रोपोर्शनल टू 1/4D², मतलब कितनी हो गई, 1/4। बल कितना रह जाएगा भाई, बल रह जाएगा 1/4। इसी प्रकार मैं अगर इसको करना चाहूं तो इसको मैं दूसरे वाले मेथड से कर दे रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों मेथड आपको सिखा रहा हूं, तो उसको दूसरे मेथड से कर देता हूं ताकि आपको दूसरा मेथड भी समझ में आए। मैं दूसरे मेथड से करने के लिए इसी का अगला पार्ट ये वाला, कि जब D कितना हो जाए भाई, 3D हो जाए, तो क्या करेंगे भाई, तो मैं लिखूंगा कि मेरा फोर्स बदल गया, F' हो गया। F' इक्वल्स टू G_M1 M2 अपॉन 3D का स्क्वायर, है ना। ये जो d² था वो कितना हो गया, 3D, थ्राइस हो गया। तो आप इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा भाई, 3 3 9, मतलब G_M1 M2 अपॉन 9D²। अब इसमें जो न्यूमेरिक टर्म आता है ना उसको बाहर कर दीजिए बस। तो न्यूमेरिक टर्म को बाहर, 1/9 इंटू G_M1 M2 अपॉन d², ये मिल गया मेरा F'। तो अगर मैं F' की बात करूं फाइनली तो 1/9 G_M1 M2 अपॉन d² क्या है भाई, F है, G_M1 M2 अपॉन d²। तो मतलब मेरा F' कितना आ गया, 1/9 टाइम्स ऑफ F, 1/9 टाइम्स ऑफ F। तो मतलब यहां से मुझे समझ में आ गया, एक तो आ गया भाई ये बल 1/4 हो गया, मतलब इसके लिए भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना, F' इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ F, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें व्युत्क्रमानुपाती है ना। आपने 2 गुना बढ़ाया तो फोर्स 4 गुने से कम हो गया, आपने 3 गुना बढ़ाया तो फोर्स 1/9 गुना हो गया, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया भाई पूरा। अब अगला है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान जो है वो 2 गुने कर दिए जाए, ठीक। तो चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहे भाई कि अगर दोनों के द्रव्यमान को क्या कर दिया जाए, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 2 गुना, मतलब जो मुझे रिलेशन था F इक्वल्स टू G_M1 M2 अपॉन d², इसमें कहना चाह रहे कि M1 बिकम्स 2M1 एंड M2 बिकम्स 2M2। क्या हो जाएगा भाई, तो इसको जब आप लिखेंगे तो F इक्वल्स टू G2M1 इंटू 2M2 अपॉन में d²। अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो F इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2
4 टाइम्स ऑफ g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब बताइए भाई, इसको एफ डैश से डिनोट किया था, तो ये g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर कितना होता है, f। तो इसको मैं लिख सकता हूं f डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ f। कितना हो जाएगा, 4 गुना। और दूसरे तरीके से भी कर ले इसको भी, तो भाई f प्रोपोर्शनल टू m1 m2, नाउ f प्रोपोर्शनल टू 2m1 इंटू 2m2, मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो गया, 4 गुना हो गया m1 m2। मतलब जो फोर्स है, मतलब f डैश, वो हो गया कितना भाई, इक्वल्स टू का ही साइन लगा देता हूं मैं, इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ f। ये देखिए ना, 4 गुना हो गया ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारा ये हो गया 6th क्वेश्चन के तीनों ही पोर्शन का आंसर, ठीक है भाई। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम है। तो भाई गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जैसा कि हमको पता है कि हर एक छोटी से छोटे पिंड या फिर बड़ा से बड़ा ग्रह या उपग्रह, उन सभी पर एप्लीकेबल है। मतलब इस ब्रह्मांड में अगर कहीं पर भी द्रव्यमान है तो वो द्रव्यमान अपने पास मौजूद दूसरे द्रव्यमान को हमेशा ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो भाई जो उसका सार्वत्रिक नियम है वो कहां कहां इंपॉर्टेंट है, तो भाई लगभग हर जगह इस यूनिवर्स में हर एक पिंड के लिए एप्लीकेबल है। उदाहरणार्थ कुछ देख लेते हैं हम कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के जो महत्व है उसके कारण हम ये पृथ्वी से बांध के रखने की व्याख्या करता है। हम पृथ्वी पर स्थिर क्यों हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर पृथ्वी हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाती तो हम ऐसे पृथ्वी की सतह पे नहीं होते, ऐसे हवा में उड़ रहे होते भाई, है ना। जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को देखा होगा अगर मूवीज में या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री में, तो आपने देखा होगा कि जहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है वहां पे क्या होता है भाई, फ्रीली ऐसे टंगे हुए हैं। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है ना जो अपनी तरफ उसको आकर्षित करे, ठीक। तो मतलब हमें पृथ्वी से बांधे रखने में हमारी मदद करता है भाई। अगला, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है, ये एकमात्र उदाहरण है कि जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, उसी तरीके से और भी सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। ना सिर्फ पृथ्वी, बाकी सभी ग्रह के पास में भी उसके कुछ प्राकृतिक सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, वो उसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। मतलब अगर कोई अपने ग्रह के चारों तरफ उसके परितः चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का महत्व है भाई उस जगह पर भी। जैसे कि सूर्य के चारों तरफ हमें सभी ग्रहों की गति है, हमारा ग्रह हो या फिर मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, ये सभी क्या करते भाई, सूर्य के चारों तरफ गति कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है भाई, तो सूर्य और उस ग्रह के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। और उसकी व्याख्या कौन करता भाई, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। अच्छा, और क्या हो सकता है, तो चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। भाई हमारी पृथ्वी पे अगर हम बात करें तो हमें पता है कि समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठने लगती है जब पूर्णिमा का दिन होता है। मतलब चांद उस समय हमारे पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब, जो पॉसिबल है करीब होना, उसमें सबसे ज्यादा करीब होता है। उसका मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर लगता है, चूंकि अर्थ को वो अपनी तरफ खींच नहीं सकता। हमने अभी पीछे कुछ एक क्वेश्चन में देखा था कि खींच तो रहा है लेकिन वो त्वरण नहीं उत्पन्न करा सकता। नहीं खींचने का मतलब क्या, त्वरण उत्पन्न नहीं करा सकता। मतलब पृथ्वी चल के चांद की तरफ मूव तो नहीं होगी, लेकिन इस पे उपस्थित पदार्थ, जैसे कि हम बात कर लेते हैं समुद्रों के, तो समुद्र में क्या होता है भाई, पानी ही पानी है पूरा। उन पानी पर, उस जल पर हमारे चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उस लिक्विड को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। लेकिन इतना भी बल का मान नहीं है कि यहां से पानी उठा के हमारे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके चांद अपने पास ले जाए। ऐसा संभव है नहीं। जब ऐसा संभव नहीं है, इसका मतलब क्या होता है भाई, कि बहुत ऊंची लहरें ऊपर उठती हैं, लेकिन जैसे उन लहरों का मतलब उसमें पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाती है, द्रव्यमान बढ़ता जाता है। ऊंची लहर उठने का मतलब क्या होगा, बहुत सारा पानी ऊपर उठ रहा है। अब बहुत सारा पानी अगर ऊपर उठेगा मतलब उसका भार बढ़ेगा ना, द्रव्यमान बढ़ेगा मतलब भार बढ़ेगा, तो फिर से वापस वो नीचे गिर जाते हैं। इसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये भी किसके कारण हो रहा है भाई, तो ये भी हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। या अनेक ऐसी परिघटनाओं जैसे वर्षा होना, बर्फ गिरना, नदियों झरनों से पानी बहने आदि की व्याख्या कर सकता है। भाई जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम था, इसके अकॉर्डिंगली ये सारे वाटर जो फ्लोट कर रहा है हमारे सरफेस पे, उसका भी कारण यही है भाई। मतलब इसके जरिए हम व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है,
चलें अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। मुक्त पतन का त्वरण क्या है? अब मुक्त पतन हो, इसका मतलब क्या होता है भाई? तो मुक्त पतन का मतलब यह था कि अगर किसी पिंड को हमने छोड़ दिया तो वो क्या होता है, हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन नीचे गिरने लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और इसी को हम कहते हैं क्या? मुक्त पतन का त्वरण। भाई मुक्त पतन का त्वरण कुछ अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैंने जैसे यहां पे एक पिंड है, एक बॉल है, इसको मैं फ्रीली छोड़ दूं नीचे की तरफ गिरने के लिए, तो ये अपने वेट के कारण, mg के कारण, या फिर मैं कहूं इसी फोर्स के कारण नीचे की तरफ गिरेगा। तो इसमें त्वरण कितना हो रहा है भाई? ये g क्या कहलाता है? ये गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो मतलब हो गया मुक्त पतन का त्वरण वही है जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण है, इसे g से निर्दिष्ट किया जाता है, और इसका जो मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट करके ले आते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, जो हमारे पास है g इक्वल्स टू GME अपॉन r स्क्वायर। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ अर्थ, R रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर इन सभी वैल्यूज को रखते हैं तो ये कैलकुलेट होकर के एट द फाइनल हमारे पास आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहते हैं? अगर पृथ्वी और उस पे कोई भी वस्तु है, जैसे हम खुद को भी अगर लेते हैं तो पृथ्वी पर हम हैं, हमारे और पृथ्वी के बीच में जो बल लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? या फिर अगर मैं कहूं कोई दूसरा सब्सटेंस ले लीजिए, एक पत्थर ही है भाई, उसके ऊपर पृथ्वी ने जो बल लगाया उसको क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे भाई? इसे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे जी से निर्दिष्ट करते हैं। भाई किसी के ऊपर अगर जैसे पृथ्वी की सतह हो गई, इसके ऊपर मान लेते हैं, कुछ हाइट पे ही रख देता हूं, मान लो एक ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर ये पृथ्वी क्या करोगी? अपने केंद्र की तरफ एक बल आरोपित कर रही होगी जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और इसका मान कितना होता है भाई? F इक्वल्स टू mg। ठीक है, तो इसको अगर हम ये बल इसके ऊपर लग रहा है, मतलब अगर ये वस्तु गिरना शुरू हो जाए तो वो किसके कारण गिरेगी? तो वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण गिरेगी। फिर से सेम चीज, इस g की वैल्यू अभी जस्ट देखा हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलिए भाई, तो यहां तक हमें समझ में आया। हम जरा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 10वां प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। ये देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अभी जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो अभी नए पैटर्न में आ गए, लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारी एनसीईआरटी तो पहले से ऐसी डिस्कशन करती आ रही है, हमने उसको हाईलाइट अभी किया हुआ है। ये देखिए ना, इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन क्या है भाई? कि एक व्यक्ति है जो सबसे पहले अपने दोस्त को बोलता है कि भैया कुछ सोना खरीद लो, और कहां खरीदने के लिए बोला है इन्होंने? तो इन्होंने कहा भैया कि जो ध्रुव होती है वहां खरीद लीजिए। यह है हमारी नीचे और ऊपर, ये दोनों क्या कहलाती है? ये ध्रुव कहलाती। ठीक है, ये दोनों जगह क्या कहलाती है भाई? ध्रुव। ये हमारी हो जाती है उत्तरी ध्रुव, और नीचे की तरफ जो हमारे पृथ्वी पे देखने को मिलता है वो क्या होता है भाई? दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों ध्रुव हैं, और इन दोनों की बात करें, ये दोनों एंड्स की, या फिर इस लाइन की बात कर लें तो ये लाइन कहलाती है हमारी विषुवत अक्ष। इसको हम कहते हैं विषुवत अक्ष। चलते हैं क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे भाई कि एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। मतलब क्या हुआ? व्यक्ति ए ने यहां पे सोना खरीदा है, मान लेते उत्तरी ध्रुव पे खरीदा, और वो देने आ गए कहां पे भाई? तो इस पॉइंट पे आगे देने, विषुवत अक्ष पे आगे देने। ठीक है, क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? तो भाई एक बात समझिए, अगर मैंने यहां पे खरीदा उत्तरी ध्रुव पे या दक्षिणी ध्रुव पे, मैं इस अक्ष पे आकर के अपने मित्र को जब दूंगा तो वो बिल्कुल असंतुष्ट होगा भाई। क्यों असंतुष्ट होगा? उसका कारण समझते हैं। जो वेट होता है, ठीक है ना, जो भार होता है वो होता है mg।
क्या होता है ये? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, इंटू गुरुत्वीय त्वरण। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये वेट इक्वल्स टू जो mg है, इस g की वैल्यू को अगर ओपन करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? m। इस g की सिर्फ बात करूं मैं तो ये कितना होता है भाई? तो ये होता है हमारा GME अपॉन आर स्क्वायर। GME अपॉन आर स्क्वायर में आपको समझ में आया होगा, ME मतलब मास ऑफ अर्थ, हमारे पृथ्वी का द्रव्यमान। ये जो पूरी पृथ्वी है इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है भाई? ME। सफिक्स में लिख लेता हूं मैं इसको, ME, ये पृथ्वी का द्रव्यमान। और आर स्क्वायर मतलब क्या है भाई? तो ये है त्रिज्या। अब एक बात बताएंगे, अगर मैं कहता हूं ये वेट कहां पे भाई? पोल्स पे, और इसी वेट को अपन लिखते हैं एक्सिस पे। दो जगह हो गए, एक हो गया एक्सिस और एक हो गया पोल। तो जब मैं पोल्स पे लिखूं, है ना, तो पोल्स पे लिखते समय आप पाएंगे कि भाई पोल्स पे जब कभी भी उसने खरीदा है सोना, तो यहां आप देखिए ये जो अक्ष है, ये जो केंद्र से दूरी है ना, ये छोटा है, और ये जो दूरी है, ये दूरी कैसी है भाई? बड़ी दूरी है। मतलब हमारी पृथ्वी जो है वो कैसी है? चपटी है। चपटी होने के कारण क्या होता है भाई? तो हमारे केंद्र से इस पोल्स की दूरी कम होती है। ये जो एक्सिस जो दिख रहा है ये माइनर एक्सिस है। ये कैसी एक्सिस है भाई? माइनर। और इसकी बात करें तो ये कैसी एक्सिस है? ये मेजर। मेजर मतलब क्या? ये बड़ी एक्सिस है। देखिए यहां से लेकर के यहां तक की अगर मैं बात करूं तो ये लाइन बड़ी है, अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये छोटी लाइन है। इसीलिए तो ये इलिप्स है, ओवल शेप का है, अंडाकार शेप का है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं अगर इसको आरपी लिख लेता हूं पोल्स को, और ये जो अक्ष है उसको आर ए लिख लेता हूं। किसको भाई? त्रिज्या को। तो एक बात समझाइए भाई, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये m मतलब जो सोना खरीद के ले आता उसका द्रव्यमान तो उतना ही है ना, यही m, लेकिन GME अपॉन RP स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा m GME अपॉन RA स्क्वायर। अब अगर मैं दोनों में बात करूं तो भाई सभी मान समान दिख रहे हैं, बस अंतर किसका दिख रहा है? यहां पे RP और यहां पे RA। तो भाई नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी हो जाएगी तो ये ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी, है ना। ये दूरी बढ़ा देंगे केंद्र से तो यहां पे जो उसका वेट का मान होगा वो कम आने लगेगा। कम आने लगेगा मतलब क्या रिलेशनशिप मिल जाएगा? तो यहां पे मुझे मिल जाएगा कि WP पोल्स पे उसका वेट ज्यादा था और एक्सिस पे आया, अक्ष पे आया तो उसका वेट कम हो गया, इसीलिए वो दोस्त असंतुष्ट है। किंतु द्रव्यमान जो था वो सेम रहा। यही द्रव्यमान का सोना खरीदा था, यही द्रव्यमान उसने उसको दिया। मतलब जो पदार्थ की मात्रा होगी, जो सोना जितना खरीदा होगा वो सेम होगा भाई, उसने कुछ भी गड़बड़ी नहीं करी। तो क्या होगा इसका आंसर भाई? इसका आंसर ये होगा कि यहां पर मतलब पोल्स पे रेडियस कम होने के कारण जी का मान ज्यादा होगा, अतः वहां पे वेट ज्यादा होगा। और जब एक्सिस पे आएंगे तो यहां पर आर का मान जो है वो बड़ा हो गया, इसलिए यहां पर जी का मान छोटा होगा, अतः यहां पर जो वेट होगा वो कम होगा। ठीक, समझ में आ चुका। एक बार जरा रीड कर लेते हैं। किसी वस्तु के भार का मान W इक्वल्स टू mg के सूत्र से ज्ञात किया जाता है। हमने अभी ज्ञात किया। चूंकि द्रव्यमान m का मान सभी जगहों पर एक समान रहता है, ठीक है, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता। ये तो कह रहे हैं ये जो द्रव्यमान यहां था पोल पे होता नहीं, एक्सिस पे, इसके द्रव्यमान के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए सोने के भार का मान पर निर्भर करेगा, है ना। मतलब क्या समझ में आएगा कि सोने का जो भार है उसके मान पे निर्भर करेगा, यानी जो गड़बड़ी है, जो ये असंतुष्टि उसको मिल रही है वो किसके कारण भाई? उसके भार पे। द्रव्यमान में तो कोई कमी नहीं आई है, इसलिए WP इज ग्रेटर देन WE, है ना, जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। ये A कर देता हूं मैं, ये एक्सिस, ठीक है, इक्वेटर्स लिखा हुआ है अल्टीमेटली, है ना। विषुवत अक्ष जो है उसको इक्वेटर कहते हैं, इसलिए E लिखा हुआ था, बट अपन ने A लिख दिया था, उसी को चलने देते हैं। इसलिए WP इज ग्रेटर देन WA, क्योंकि ध्रुवों पर G का मान विषुवत वृत्त के अपेक्षा अधिक है। ध्रुवों पर यहां पर जब G का मान कहेंगे तो ज्यादा है, क्योंकि रेडियस कम है, अतः उसका मित्र सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि विषुवत वृत्त पर सोने का भार W कम हो जाएगा। विषुवत पे आएंगे तो कम हो जाएगा, जहां WP मतलब ध्रुवों पर सोने का भार और WE मतलब
विषुवत वृत्त पर सोने का भार, इसको बदल दिया था तो इसको ए कर देता हूं। ठीक, ये जो रिलेशन आपको मैंने इनिशियली सिखाया था उसी को थ्योरेटिकली यहां पर लिखा हुआ है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11। एक कागज की शीट, उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद धीमी क्यों गिरती है? ठीक है, मतलब एक कागज की शीट से हमने क्या किया, ऐसा मड़ोड़ करके इस तरीके से हमने क्या बना लिया, गेंद बना लिया और इसको ड्रॉप कर दिया, तो ये धीमी क्यों करती है, इसकी बात कर रहे हैं। तो भाई देखिए, कागज की शीट का क्षेत्रफल जो है वो अधिक होता है, इसके कारण इस पर लगने वाला वायु प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस का मान अधिक होता है। जबकि है ना, अगर हम बात करते हैं उसको गेंद बना देने की, तो जब आप गेंद बना देंगे तो गेंद बनाने से क्या होगा भाई, तो देखिए ये पूरी अगर होती तो ये कागज की शीट इतनी बड़ी होती, और गेंद बना दिया तो क्या हो गया भाई, ये छोटा हो गया ना। एयर रेजिस्टेंस किस पे ज्यादा लगेगा, इस पे या इस बॉल पे? तो आप कहेंगे भाई इसका जो है, इसका क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल ज्यादा है, मतलब इस पे जो प्रतिरोध लगेगा किसका, वायु का, इस पे जो वायु का प्रतिरोध लगेगा वो कैसा होगा भाई, ज्यादा होगा। और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया भाई, अगर उसी को मोड़ करके ऐसा बना दे तो क्षेत्रफल कम हो गया, तो इस पे जो वायु का प्रतिरोध लगेगा, जो वायु रुकावट डालेगा, घर्षण कह लीजिए, फ्रिक्शन कह लीजिए, वो कैसा हो जाएगा भाई, इसके केस में कम। तो मतलब क्या समझ में आता है भाई, ये पेज धीरे धीरे गिरेगा और ये बॉल उसके कंपैरिजन में जल्दी गिर जाएगा। ठीक, चलिए, तो मतलब क्या समझ में आया कि भाई कागज की शीट का क्षेत्रफल अधिक होता है, इस कारण इस पर लगने वाले वायु प्रतिरोध मतलब एयर रेजिस्टेंस का मान अधिक होता है, इसलिए इसकी चाल कम हो जाती है तथा धीमी गति से गिरती है। जबकि उसी प्रकार के शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद तेजी से गिरती है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम हो जाने के कारण इसके ऊपर लगने वाले वायु प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, अतः ऊंचाई से ये तेजी से गिरती। इसको समझना बहुत ज्यादा कठिन है नहीं, क्योंकि आप सभी ने ये मस्ती तो करी ही होगी, है ना। कागज की अपन क्या करते हैं भाई, ऐसा एरोप्लेन बना के उड़ाते हैं। अब एरोप्लेन बना के उड़ाने पे वो आपने देखा है कि मतलब ऐसा घूमता हुआ इस तरीके से बड़े इज्जतदार तरीके से उतरता है, या फिर थोड़ी देर तक ऐसा फ्लोट करता हुआ आगे की तरफ जाता है। अगर मैं एक सिंपल सा कागज लूं और ऐसा कर दूं तो होगा क्या, तो आप कहेंगे नहीं होगा। या फिर अगर मैं उसका ऐसा मड़ोड़ करके बॉल बना करके, है ना, अपन ये काम भी करते भाई बॉल मारने का, तो भाई उस समय क्या कर रहे हैं, उस समय ये हो रहा है कि भाई अगर कागज की शीट को जितना ज्यादा फैला हुआ होगा, मतलब जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, एयर रेजिस्टेंस उतना मिलेगा, इसीलिए वो एरोप्लेन ऐसा घूम घूम करके गिरती है। ठीक है, और आपने क्या किया, उसका फ्रंट ऐसे पतला सा कर दिया तो और उसको एरोडायनामिक्स मिल गई, इजीली वैसा घूमता हुआ निकल जाएगी भाई, या फिर ऐसा जिगजैग करती हुई एरोप्लेन उड़ती हुई चली जाती है। ठीक है, अगर उसी जगह पे, उस एरोप्लेन की जगह पे आपने सिर्फ एक शीट ली और ऐसा उड़ाने की कोशिश की, तो क्या होगा, ऐसा 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 होकर के गिर जाएगा नीचे। ठीक, अब बॉल बना दिया तो उसका क्षेत्रफल ही कम कर दिया भाई, क्षेत्रफल कम कर दिया मतलब उसका रेजिस्टेंस कम फील हो रहा है, तो उसको ऐसा मार सकते हैं, ऐसा वो एक जगह से दूसरी जगह तक गति इजीली करा सकते हैं। या फिर जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उसको अगर ऊपर से छोड़ दिया जाए तो जल्दी से नीचे गिर जाएगा, और एक पेज छोड़ेंगे तो ऐसा 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 होकर के नीचे गिरेगी भाई। तो समझ में आ गया होगा कि पूरा गेम किसका है, क्षेत्रफल का। जिसमें क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो ज्यादा एयर रेजिस्टेंस फील करेगा और वो धीमे गिरेगा, जिसका क्षेत्रफल कम होगा वो कम एयर रेजिस्टेंस फील करेगा और वो तेजी से गिर जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 kg की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में क्या भार होगा। ठीक है, भार पूछ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो पृथ्वी पर निकाल लेते हैं। पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार गिवन क्या है भाई, तो गिवन डेटा इधर लिख लेते हैं। क्या गिवन है भाई, अगर केजी लिखा हुआ है तो ये द्रव्यमान है, अगर केजी लिखा है तो ये क्या है भाई, ये द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान हमें गिवन है, कितना गिवन है हमें, द्रव्यमान गिवन है 10 kg। और ये भी कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। मतलब अगर चांद पे जाऊं तो चांद का जो गुरुत्वीय त्वरण है, चांद का गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण
इसका मान कितना कह दिया भाई, तो पृथ्वी पर है g उसका 1/6 गुना, मतलब g/6 है। तो पहले तो पृथ्वी पर निकाले, पृथ्वी पर भार क्या होगा भाई, तो भार के लिए, वेट के लिए हमने फॉर्मूला पता है, क्या होता है, mg। जिस बल से पृथ्वी उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही होती है उसी को तो कहते हैं हम उसका भार, तो mg। m का मान 10 और g का मान अब क्या करें, तो g का मान हमें ज्ञात है ना, ये हमें घर से ज्ञात है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमें पहले से ज्ञात है भाई, बहुत बार रिपीट हो चुका, मतलब आपको भी अब अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जी का मान रख दीजिए, यहां पे आ जाएगा 9.8, मतलब ये टोटल वेट कितना हो जाएगा भाई, डेसिमल उधर शिफ्ट हो जाएगा, 98 न्यूटन। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, इसकी इकाई किस में तब्दील हो जाएगी, न्यूटन में, तो 98 न्यूटन। अब अगर इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं चांद पर, तो यहां पर बात करते हैं चांद पर भार। तो चांद पर जब भार की बात करेंगे, है ना, वेट ऑन मून, तो भाई ये फॉर्मूला तो वही होगा, लेकिन बस g/6 कर दूंगा। क्यों g/6 भाई, क्योंकि चांद का गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी के 1/6 गुनी है। ठीक, तो ये हो गया। अब m मास थोड़ी बदलेगा, चाहे यहां पे हो या वहां पर, मास जो है वो पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा नहीं परिवर्तित हो गई, तो कितना, 10 का 10 ही हो जाएगा, g की जगह पे 9.8 जो था वही है, अपॉन में 6। अब क्या हो जाएगा भाई, सेम चीज 98/6। 6 से अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो 6 से भाई एक बार में चला जाएगा, है ना, 3 38, 6 छक्के 36, 10 में लो, ठीक, 36 2 38 बचा था, मतलब 20 हो गया, 6 3 18, मतलब 16.3 न्यूटन। ये किस पे हो गया भाई, ये मून पे हो गया, मतलब चांद पर जो भार हुआ, वेट ऑन मून, ये हो गया 16.3 न्यूटन। इकाई नहीं भूलेंगे, इकाई भाई जो है वो न्यूटन है, क्योंकि ये जो वेट के लिए जो वैल्यू लिख रहे हैं अल्टीमेटली एफ है। एफ मतलब होता है ना द्रव्यमान इंटू त्वरण, वही है। तो मतलब यहां तक हमें समझ में आया कि अगर वही चीज पृथ्वी पर है तो 98 न्यूटन की है, लेकिन अगर चांद पे चली गई तो 1/6 रह गई, 16.3 रह गई सिर्फ। ठीक, चलिए अब बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलित कीजिए, निकालिए अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है। पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो चलिए भाई एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं, ऊपर फेंकी गई है 49 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, मतलब हमारे पास यहां पर जो गिवन है वो गिवन है प्रारंभिक वेग। क्या गिवन है भाई, सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक वेग, मतलब u का मान हमें गिवन है 49 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इसे फेंकी जाती है। अब अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है, तो मैं उधर साइड में एक डायग्राम प्लॉट कर लेता हूं ताकि हमें यह बात समझ में आ जाए। तो देखिए हमने एक काम किया, एक पत्थर या क्या दिया है भाई, गेंद दी हुई है, तो गेंद ही रख लेते हैं। इस गेंद को हमने ऊपर की तरफ हमने फेंक दिया, थ्रो कर दिया। तो वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, थोड़ा बहुत भी एंगल वेंगल नहीं, बिल्कुल सीधा ऊपर जा रही है, यही मान के चलेंगे भाई। ऊर्ध्वाधर कहां है ना, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जब इसको फेंका जा रहा था इस धरातल पर से, तो यहां पर u इक्वल्स टू गिवन था 49 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये बॉल गई गई गई, ये ऊपर पहुंच गई। मैं इसको कह लेता हूं कि ये है इसकी मैक्सिमम हाइट h, या यूं कहूं कि जो अधिकतम विस्थापन है वो कितना हो गया भाई, h। तो जब ये बॉल ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो ये बॉल के ऊपर क्या काम करेगा, तो इसी जगह से जैसे ही मैंने बॉल हाथ से छोड़ा, या फिर अगर मेरे हाथ में भी है तब भी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, एक त्वरण लग रहा है g नीचे की तरफ, जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है। मतलब अगर फोर्स की बात करें तो इसके ऊपर एक mg फोर्स लग रहा है जो इसको खींच रहा है। या फिर अगर ये नहीं समझ में आता तो ये बात तो समझ में आती है कि किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज होती है, कम होती है। कम होते 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 एक ऐसा समय आता है जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। अब वेलोसिटी 0 होगी तो और ऊपर जाएगा क्या, तो आप कहेंगे नहीं,
वेलोसिटी 0 हो गई, जो मैंने उसके ऊपर वेलोसिटी इनिशियली दी थी 49 मीटर पर सेकेंड, उसके कारण ऊपर चल रहा था, धीरे धीरे उसके वेलोसिटी में कमी आ रही थी। क्यों कमी आ रही थी? क्योंकि इसमें मंदन हो रहा था, ये mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था। तो भाई मंदन होते होते एक ऐसी स्थिति तो आएगी ना, जो उसको हमने दिया था इनिशियल वेलोसिटी, वो खत्म हो जाए। खत्म हो गई, उसी को कहते हैं हम अधिकतम ऊंचाई। ये जहां पे खत्म हो गई, इसी को हम क्या कहते हैं? अधिकतम ऊंचाई। मतलब ये हो गया मेरा h। ठीक, अब मेरे पास कुछ डेटा आ गया भाई, u मेरे को मिल चुका है। मैं यहां पे अब लिखता हूं जरा कि अंतिम वेग हमारा क्या? अंतिम वेग। अंतिम वेग मतलब v की बात करें तो ये 0 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। ठीक है, अब मुझसे जो कहा जा रहा है क्वेश्चन में, वो ये पूछ रहे कि अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है, तो मैं निकालता हूं अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई मतलब h की बात कह लेता हूं, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। और एक साथ में मुझे यहां पे एक बात पता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं गिवन होगा भाई, इसको घर से याद रख के जाना होगा। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और अब तक तो याद भी हो चुका है। तो मतलब हम सबसे पहले का आंसर कर लेते हैं। ठीक है, मुझे इतनी सारी डेटा क्वेश्चन में गिवन है। अब एक बात समझाइए, क्या इन सभी का प्रयोग करके हमें कुछ फॉर्मूला आता है? क्योंकि न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी तकलीफ यही रहती है ना कि भाई वो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं नहीं समझना होता है। न्यूमेरिकल में बहुत आसान होते हैं ये, आप सिर्फ और सिर्फ गिवन डेटा रख दीजिए। रखने के बाद चलिए हम आपके मेथड से काम करते हैं। हमारे पास भाई वेलोसिटी के लिए 3 इक्वेशन थी, कौन कौन सी? v इक्वल्स टू यू प्लस, ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं इसको एक काम करता हूं, सीधे फॉर्मूले में माइनस रख ही लेता हूं। g ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब मंदन हो रहा है ना, मंदन मतलब क्या? नेगेटिव ऑफ g। अगला इक्वेशन भाई, तो s इक्वल्स टू कहेंगे ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन कहते हैं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2gs। ठीक, आप चाहें तो इस s को भी हटा करके h रख सकते हैं, इस s को भी हटा के h रख सकते हैं। हो गया भाई। अब मुझे बताइए, मुझे जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए? h। गिवन क्या है? uvg। t गिवन है क्या? नहीं। तो t नहीं गिवन है मतलब ये पहले खत्म, दूसरा खत्म, ये दोनों अप्लाई नहीं कर सकता, कारण t नहीं है ना इसमें। थर्ड इक्वेशन है, थर्ड में t की वैल्यू की जरूरत नहीं है, मतलब थर्ड रखता हूं। थर्ड रखूंगा तो मेरे पास सब वैल्यू है क्या? हाँ है, देखिए v है, u है, v है, u है। 2 से मतलब नहीं, 2 तो भाई न्यूमेरिक वैल्यू है ही, g का मान है और h चाहिए, हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो मैंने लिख के किया है, अगर आप इनिशियल स्टेज पे करेंगे तो ऐसे ही लिख के करेंगे, और नहीं तो आपको यहां देखते से ही समझ में आ जाएगा। तो क्या कर लेंगे भाई, इसका सॉल्यूशन करने के लिए तो हम सबसे पहले ही लिख लेंगे गति के तृतीय समीकरण से। तृतीय समीकरण से क्या होता है भाई तृतीय समीकरण? तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2gh। मैंने माइनस साइन प्रयोग क्यों कर रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि ये जो वस्तु है ऊपर भेज रहे हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी में कमी आ रही है, इस कारण से। तो v की वैल्यू रखिए 0, u की वैल्यू रखिए तो कितना? 49 का स्क्वायर, और इधर में माइनस ऑफ 2 इंटू g की वैल्यू 9.8, और h मुझे चाहिए ही। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आप h को यहीं रखिए, तो ये 49 इंटू 49, ठीक है, माइनस का है, ठीक, और एक बाहर साइड में इधर माइनस है, तो ये दोनों माइनस तो कंपनसेट होके खत्म हो गए। तो 49 इंटू 49 अपॉन में 2 इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू h, ये आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे भाई, तो अब यहां पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मुझे यहां से h की वैल्यू मिल जाए। तो चलिए निकाल लिया जाए। क्या मिलेगा भाई मुझे? यहां से मिल जाएगा मुझे, ये हो जाएगा 122.5। आंसर h है, हाइट है, मतलब ये किस में चलेगा भाई? मीटर में। तो 122.5 मीटर, यानी ये पूरी जो हाइट है यहां से यहां तक ये कितनी आ गई? 122.5 मीटर। ठीक है, नीचे लिख लेता हूं मैं, h इक्वल्स टू 122.5 मीटर। तो मिल गया हमें वो अधिकतम ऊंचाई जहां पर जाकर के गेंद रुक जाएगी। अब सेकेंड क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो पहले तो टाइम निकाल लें अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में, ठीक है,
जितना यहां से यहां तक जाने में, इसको ए बी नाम दे दूं क्या, तो भाई ये ए और ये बी, तो ए से बी जाने में जितना समय लगा होगा बी से ए आने में भी उतना ही समय लगेगा। मतलब वस्तु ऊपर गई और लौट करके आई, उसमें लगने वाला कुल समय चाहिए। तो पहले एक साइड से निकाल लेता हूं, तो मैं सेकंड का आंसर कर रहा हूं। ये जो सेकंड है कि वापस लौटने पे किया गया कुल समय, उसके लिए पहले हम निकाल लेते हैं ए से बी जाने में लगने वाला समय। ए से बी जाने में लगने वाला समय, तो ए से बी जाने में लगने वाला जो समय है वो हो जाता है हमारा, भाई हम निकाल लेते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और यहां की बात करूं तो जी टी। इस फॉर्म से निकाल लेते हैं, आसान होगा निकालना, है ना। आप चाहे तो वो सेकेंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। भाई सेकेंड इक्वेशन से किस प्रकार से निकालेंगे, तो आपको ज्ञात है सेकेंड इक्वेशन में जब रखेंगे एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इससे निकालूं, मुझे टाइम ही तो कैलकुलेट करना है जिससे इजीली हो जाए। तो v की वैल्यू कितनी भाई, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद 0, u की वैल्यू गिवन है 49 इंटू g की वैल्यू कितना, तो g की वैल्यू गिवन है भाई 9.8 इंटू टी। जब इसकी हम बात करते हैं, जब वस्तु को किधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो यहां पर जो ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह ना होते हुए क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा माइनस। अर्थात मैं अगर यहां पे बात करता हूं तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस। मतलब u की वैल्यू 49 माइनस g की वैल्यू 9.8 इंटू टी। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ला देते हैं तो प्लस हो जाएगा 9.8 t इज इक्वल्स टू कितना भाई, तो 49। अब t इक्वल्स टू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो ये कितना हो जाएगा 49 अपॉन 9.8, कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 5 सेकेंड। मतलब a से b जाने में कितना टाइम लग गया, 5 सेकेंड, तो b से a आने में भी 5 सेकेंड। मतलब कुल समय कितना हो जाएगा भाई, तो जाने में जितना लगा इंटू आने में, मतलब 2 इंटू 5 यानी 10 सेकेंड। क्यों कर रहे हैं 10 सेकेंड, क्योंकि ए से बी जाने में लगा था 5 सेकेंड और बी से ए आने में भी लगा था कितना, 5 सेकेंड। तो 5 जाने का 5 आने का मतलब कुल 10 सेकेंड, यानी कुल पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय हो जाएगा 10 सेकेंड का। चलिए भाई ये भी बन गया। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सभी आसान है भाई आपके इस चैप्टर के, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंपली आपको जो गिवन डेटा ये लिखिए, आप इस पे फोकस्ड रहिए, ये जैसे ही आएगा ये सब अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर हमें जो गिवन डेटा होता है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ना, थोड़ा सा समझ अपनी विकसित करनी होती है, आंसर मिल जाता है। क्या कह रहे हैं यहां पे, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी, मतलब मैं अगर बात करूं तो ये एक मीनार की चोटी है, यहां से एक पत्थर को ऐसा नीचे की तरफ छोड़ दिया तो वो पृथ्वी की सतह पर आकर के टकराएगी, तो ये आकर के यहां पृथ्वी की सतह पर टकरा गई। तो अभी इसमें यह पूछ रहे हैं कि यहां तक की जो हाइट है उसकी वैल्यू भाई 19.6 जैसा कि गिवन है। अब पूछ ये रहे हैं कि भाई जब ये यहां आकर के टकरा रही होगी तब उसका v कितना होगा। तो भाई मुझे पता है जब मीनार की चोटी से छोड़ा था तो इसका u 0 था, विरामावस्था में ही होगा ना यहां से जब छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये डेटा हमने खुद से बनाई। क्यों खुद से बनाई, क्योंकि कह ही रहे हैं कि मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, तो छोड़ने के पहले तो विराम में ही होगा ना। तो चलिए सब लिख लेते भाई। तो यहां पर हमें गिवन है इसका प्रारंभिक वेग, क्या गिवन है भाई, इसका प्रारंभिक वेग हमें गिवन है u इक्वल्स टू 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात करना है। हाइट यहां पे गिवन है, तो एक काम करता हूं मैं यहीं पे लिख लेता हूं, अंतिम वेग मुझे ज्ञात करना है। अंतिम वेग मतलब v मुझे ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसके बीच में मुझे दी गई है ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या होगा, ऊंचाई का मतलब विस्थापन। भाई जितना ऊपर से नीचे गिर के आ रही है इसी को क्या कहेंगे हम, विस्थापन कह लें, या फिर इसी चीज को हम क्या कहेंगे, ऊंचाई। मैं इसको लिख देता हूं किससे, h इज इक्वल्स टू 19.6 मीटर। ठीक है ना। अब
इसके बाद एक और वैल्यू जो मुझे हर बारी याद ही रखनी होती है, क्या भाई? गुरुत्वीय त्वरण। भाई कोई चीज गति करेगी तो त्वरण का मान तो आना ही चाहिए, तो g इक्वल्स टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप कहेंगे तो एक बात समझेंगे भाई कि ये कहेंगे कि ये नहीं दिया था, ये भी नहीं दिया था, अपनी मर्जी से लिख दिया, तो भाई अपनी मर्जी से नहीं, इस क्वेश्चन में ये जो चीजें हैं वो गिवन है इनडायरेक्टली। ठीक, ये हमें पहले से पता है कि भाई अगर कोई वस्तु गति करेगी तो इसी त्वरण से गति होना है, उसका प्रारंभिक वेग अगर विरामावस्था से चल रहा है तो यही होना है। अब क्या करना है, मुझे v चाहिए, u, h और g का मान गिवन है, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं? तो फिर से मुझे समझ में आता है कि इसमें टाइम कहीं नहीं है। टाइम नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन नहीं, सेकेंड इक्वेशन भी नहीं, कौन सी बची? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होती है भाई? तो यहां पे मैं लिखूं तृतीय गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण क्या कहती है भाई? तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, है ना? s की जगह पे क्या आ गया? h, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब क्या हो रहा है, इस पत्थर को नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है, तो यहां पर जो g होगा वो नीचे की तरफ कार्यरत है, मतलब g पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं। जब g ऊपर की तरफ हो, वस्तु ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो g नेगेटिव, नीचे आ रहा हो तो g पॉजिटिव। तो चलिए रख देते हैं सब कुछ। v स्क्वायर चाहिए माइनस यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 9.8 g हो गया। h का मान कितना भाई? तो 19.6। ठीक, अब क्या करूं मैं? यहां से मुझे क्या चाहिए? v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर इन सभी को कैलकुलेट करना चाहूं तो ये हो जाएगा भाई मेरा 2 इंटू, अगर इन डेसिमल्स को थोड़ी देर के लिए बाहर कर ले तो 9.8 इंटू 196। अच्छा एक काम करते हैं, डेसिमल को बाहर कर लेते हैं। डेसिमल बाहर करने से क्या मिल जाएगा भाई? तो ये 98 इंटू 196 इंटू ये एक और एक, ये है ना 10 और 10। ठीक, डिवाइड कर देता हूं दोनों को, कितना भाई? इसके लिए आ जाएगा 10 और इसके लिए भी आ जाएगा 10। अब इस पे क्या करें भाई? तो इस पे अब हम कर लेते हैं, लगा देते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग जब करेंगे तो भाई यहां क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो 98 टू जा कितना हो जाता है भाई? 196। 98 टू जा 196, ये भी कितना है भाई? 196 अपॉन में कितना भाई? 10 इंटू 10। आपको पता है रूट से बाहर जब करते हैं तो एक एक बाहर आ जाएगा। कितना बाहर आ जाएगा? तो यहां से 196 बाहर आ जाएगा और नीचे से कितना? 10। ठीक है ना? अंडर रूट का मतलब तो ये होता है ना, जो पेयर में है उसको एक बार लिख दीजिए, ये हो गया, निकल गया। v इक्वल्स टू कितना आ गया? एक डेसिमल चढ़ जाएगा भाई, 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो गया? 19.6 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से आकर के ये क्या हो जाएगा? इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर आकर के टकराएगा। मतलब अंतिम वेग जो होगा वो कितना हो जाएगा? 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो इसका भी आंसर हमें मिल गया। इजी था। देखिए यहां तक में भी आपको देखने को मिला कि ये मुझे है ना अंडर रूट करके कुछ वैल्यू भी नहीं निकालनी पड़ी। हमारे एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आपको दिख जरूर रहे होते अरे यार ये कैलकुलेशंस बड़ा ही लेंदी सा हो जाने वाला है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बहुत इजीएस्ट वे में सॉल्व हो जाती है। ये देखिए बहुत इजीएस्ट वे में यहां पे सॉल्व हो गई है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। ठीक है, g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी यह भी बताना है। मतलब हमें यहां पे गिवन है कि कोई जो पत्थर है ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। मतलब जो हमारा u का मान है, जो हमारा प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग को u से ही प्रदर्शित करते हैं भाई, तो u का जो हमारा मान है वो है 40 मीटर प्रति सेकंड। g का मान मुझे यहां पे क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर नहीं गिवन था तो मैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा था। गिवन है तो 10 लिख दिया। क्यों दे रहे भैया 10? सिंप्लीफाइड हो जाएगा, इजी हो जाएगा इसके लिए।
ठीक है, तो अभी हमको ज्ञात करना है कि पत्थर द्वारा चली गई अधिकतम ऊंचाई यहां पर हमें ज्ञात करनी कि ये हाइट कितना, सबसे ज्यादा कितनी हाइट कवर करेगा। ठीक है, तो भाई यहां पे जब सब कुछ मिल गया हमें, तो एक डेटा तो हम लिख ही सकते हैं ना, कौन सा, v इक्वल्स टू 0 मीटर प्रति सेकेंड। ये कैसे पता भाई, तो ये कह रहे हैं ना अधिकतम ऊंचाई जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसकी जो अंतिम वेग होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये भी वैल्यू आ गई मेरे पास, तो मैं अब काम कर सकता हूं क्या, मैं निकाल सकता हूं क्या इसका नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हाइट निकालते हैं, फिर इसके बाद इनकी बात करते हैं। हाइट अगर निकालना होगा तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं, तो फिर से मैं वही कहूंगा, समय नहीं गिवन है तो थर्ड इक्वेशन भाई, तो क्या कहूं मैं, गति के तृतीय समीकरण से, गति के जो तृतीय समीकरण था उससे। अब गति का तृतीय समीकरण क्या है भाई, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब चूंकि ये ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो g नेगेटिव। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो g नेगेटिव, क्योंकि मंदन होगा, वस्तु धीरे धीरे रुक रही है। देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसके अंदर वैल्यूज रख दूं तो ये हो गई 0 माइनस u की वैल्यू गिवन है 40, तो ये हो गया भाई 40 का स्क्वायर माइनस 2, g की वैल्यू 10 इन्होंने कहा है इसलिए मैं 10 ले रहा हूं, 10 इंटू h मुझे ज्ञात करनी, तो ये माइनस तो कंपनसेट हो गया। ये वैल्यू अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 40 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 20h। अब मैं अगर h इक्वल्स टू लिखूं तो आपको ज्ञात होगा कि ये 40 इंटू 40 अपॉन में आ जाएगा क्या, 20। अगर कैंसिल करूंगा तो 2 बार में कैंसिल होगा, यानी हाइट कितना आ जाएगा, 80 मीटर। कितना हाइट आ जाएगा भाई, 80 मीटर, यानी ये 80 मीटर की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करेगा। चलिए एक काम कर लिया जाए, तो भाई मैं ऐसा एक रेफरेंस बना लेता हूं, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस और ये हो जाएगी मेरी वाई एक्सिस। तो ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंके थे, तो मैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ ये भाई पहुंच गया, यहां कहीं पे पहुंचा, ये हो गया मेरा 80। ठीक है, ये कितनी दूरी तय किया उन्होंने, 80 मीटर भाई। ठीक, चलिए अब थोड़ी सी बात कर ली जाए और, क्योंकि इसमें 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और गिवन थे। एक गिवन था नेट विस्थापन। तो भाई एक बात बताइए, ये पत्थर या जो दिया गया था ऊपर की तरफ फेंकने के लिए पत्थर, इस पत्थर को जब मैंने ऊपर फेंका, ये पहुंच चुका है यहां पर, मतलब एक पोजीशन है ए, एक पोजीशन है बी, तो नेट विस्थापन क्या होगा भाई, तो ये वस्तु ऊपर जाएगी, ये पत्थर ऊपर बी तक जाएगी और वापस ए पर ही आ जाएगी। तो यहां पे मैं क्या लिख लूंगा, नेट विस्थापन जो होगा वो होगा नेट विस्थापन बराबर 0। कैसे पता भाई, तो विस्थापन क्या होता है भाई, विस्थापन मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी बेसिकली। तो भाई अंतिम और प्रारंभिक यही है ना, यहीं से चले तो वापस यहीं पे, ये गए और वापस यहीं पे, तो नेट विस्थापन कितना हो जाएगा भाई, 0। क्यों, क्योंकि अगर इसको अगर कैलकुलेट भी करते हैं तो देखिए ए से बी जाने वाली डिस्टेंस माइनस बी से ए आने वाला, क्योंकि जाने वाले का पॉजिटिव तो आने वाले को नेगेटिव। कितना डिस्टेंस ऊपर गया भाई, तो 80 ऊपर गया और माइनस 80 नीचे ही आ गया, तो कितना हो गया, 0। अगला, पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी। अब कुल दूरी की बात करते हैं, तो जब दूरी की बात होगी, ठीक है ना, कुल दूरी, तो दूरी की बात करते समय हम क्या करेंगे भाई, ए से बी गए और बी से ए आए, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना, विस्थापन में माइनस किया था, दूरी में कभी भी दिशा का कोई लेन देन नहीं होता भाई, जितना चलेंगे सब जुड़ता जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 80 चले थे ऊपर जाते समय, 80 आए थे नीचे, मतलब टोटल 160 मीटर। कुल दूरी कितनी होगी, 160 मीटर। तो मतलब हमारा इसका भी आंसर कैलकुलेट हो गया भाई। ठीक है, चलिए चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखिए यह हमारा क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के मान का परिकलन कीजिए। मतलब देखिए ये बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन आ गया। मतलब अब हमारे पास इतनी शक्ति आ चुकी है कि भाई इतनी ताकत हमारे पास आ चुकी है कि अब हम निकाल सकते हैं वह बल का मान जिससे कि पृथ्वी हमारी और जो सूर्य है इन दोनों के बीच में जो बंधन है,
मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य द्वारा जो पृथ्वी के ऊपर आरोपित किया जा रहा है उसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं। और रियलिस्टिक वैल्यू है भाई, रियल में इतने ही फोर्स के साथ सूर्य हमारी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो देखिए सब कुछ गिवन है हमारे पास, ठीक है, दिया गया है कुछ हमारे पास डेटा, हमसे पूछे गुरुत्वाकर्षण बल, तो हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है भाई। मैं यहां पे लिखता हूं गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल्स टू G मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सूर्य का द्रव्यमान इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान अपॉन में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। अब हो गया, अब हमारे बीच में ये सब कुछ गिवन है क्या, तो हाँ गिवन है। G का मान, तो G का मान मैं यहां पे लिख लेता हूं, G इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए जैसे आपने स्मॉल g की वैल्यू याद रख ली है उसी तरीके से इसको भी याद रखना होगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है। ये आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि गिवन होगा, जैसे स्मॉल जी नहीं गिवन था वैसे ही, तो इसको भी याद रख लेंगे, बाकी सब गिवन रहेगा भाई। ये जैसे देखिए गिवन है पृथ्वी का द्रव्यमान, तो मैं चलिए सारी वैल्यूज रख लूं। जी का मान भाई तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास किसका, सूर्य का, 2 इंटू 10 टू द पावर 30, तो ये हो गया भाई 2 इंटू 10 टू द पावर 30 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24, तो ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन डी स्क्वायर मतलब 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है, इसका वर्ग, इसका स्क्वायर। अब कैलकुलेट करा जाए तो कैलकुलेशन में देखिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जितने पावर से उसको सॉल्व करते हैं। पावर कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखिए एक फॉर्म है, मैं आपको नॉर्मली सिखा दे रहा हूं कि a टू द पावर m और a टू द पावर n, मतलब बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये हो जाता है हमारा a टू द पावर m प्लस n, पावर को जोड़ देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 5, तो ये 10 की पावर 5 और 5 10 और 1 11 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी चीज का उपयोग यहां पे करेंगे और हमें इसके आंसर्स मिल जाएंगे। क्या 6.67 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 1.5 इंटू 1.5 है ना, ये दो बार स्क्वायर है। तो इसके बाद अब क्या करूं, तो ये जो 10 की पावर वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ रखते हैं, तो 10 की पावर भाई यहां पे -11 और यहां पे जो है वो है 10 की पावर -30, अच्छा ये +30 भाई 10 की पावर 30, तो ये हो गया 10 की पावर 30, ये 10 की पावर 30 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक है। 10 की पावर ऊपर पूरे आ गए, नीचे क्या करूं, तो यहां पर 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 11। अब इतने सारे पास थे, इनको जरा रिजॉल्व करें क्या अलग से, फिर यहीं पे वैल्यू रख देंगे। तो क्या करता हूं मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। 10 की पावर ये कितना भाई 11 है, ये 24 है और ये 30 है, ठीक है ना। तो अगर 24 में से 11 को कर देता हूं मैं सबसे पहले माइनस, तो 24 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, तो 24 में से क्या 14 14 13 बचा, 13 और ये कितना है 30, तो 33, ठीक है। 10 की पावर कितनी आ गई 33, और नीचे अगर सॉल्व करेंगे इसी तरीके से तो 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 11, मतलब 10 की पावर कितनी हो गई 22, ठीक है ना। 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 11 मतलब 10 की पावर 22। अच्छा अब कर लेते हैं, नीचे एक लाइन और लिख लेते हैं, फिर सॉल्व हो जाएगा। तो हमें यहां पे पता चल रहा है, ठीक है, कि ये जो 6.67 है 2 इंटू 6 1.5 इंटू 1.5, अगर यहां पे आप कैंसिल आउट करना चाहें तो ये 2 डेसिमल्स के लिए ये 2 डेसिमल्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। या तो ऐसे समझिए डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, मतलब 2 डिजिट डेसिमल के बाद यहां पर भी 2 डिजिट खत्म। या अगर ऐसा नहीं समझ में आ पाता तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये दशमलव अगर हटेगा तो यहां पे 1 और 2 अंक थे तो 2 0, ये दशमलव हटेगा तो 1 10 और ये दशमलव हटेगा तो भी 1 10, ऊपर से ये दोनों 0 से ये दोनों 0 खत्म, मतलब ये डेसिमल खत्म हो गया। ऊपर वाले को चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 6 दूनी हो जाए कितना 12, ठीक है। 12 सत्ते कितना भाई 84, 4 0, 12 से 6 बार में करेंगे तो 72, 80 8 और 6 बार में करेंगे तो फिर से 80, मतलब 8004 अपॉन 15 करेंगे तो 225
इनटू। अब इसके पावर को जरा रिजोल्व कर लीजिए, तो इसके पावर को रिजोल्व करेंगे, यहां 33 है और यहां पे कितना है भाई 10 की पावर 22, मतलब ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 11, ठीक है ना। अगर इसको ये 10 की पावर 22 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस ही होगा ना भाई, तो कितना बच जाएगा 10 की पावर 11। चलिए अब इसको हटा देते हैं, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब इसको क्या करें, तो इसको एक काम करिए, इसको उठा करके आप कर सकते हैं क्या, डिवाइड। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा अप्रोक्सीमेटली 35.5, ठीक है 6, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद के डिजिट्स ऐसी आएंगी, इनटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन। भाई ये हो जाएगा हमारा टोटल फोर्स, इतने के बल से हमारी पृथ्वी को हमारा जो सूर्य है वो अपनी ओर आकर्षित कर रहे। या फिर और इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 3.56, है ना। लेफ्ट साइड से एक डेसिमल के बाद इसको लिखते हैं, तो पावर 1 से और बढ़ा दीजिए, इनटू 10 टू द पावर 12 न्यूटन। ये आपको देखने को मिलेगा, कुछ नहीं किया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहां पे लेफ्ट साइड से एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हम डेसिमल प्लेस करते हैं, तो लेफ्ट साइड घुसा दिया, तो ये हो गया भाई कितना 12, ठीक। चलिए यहां तक हमें समझ में आया, मतलब 16th पर। और इस क्वेश्चन से आपको एक और कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हम रियल में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में लगने वाले जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उनकी भी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। अब तो बढ़ जाए क्या अपने अगले क्वेश्चन पे भाई। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17। कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहां मिलेंगे। तो भाई हमारे पास सबसे ऊंची मीनार दिख रही है, इसमें से चलिए गिराते हैं। क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहां से एक पत्थर को फेंकेंगे और एक पत्थर को यहां ऊपर से क्या करेंगे, नीचे की तरफ गिराएंगे। तो ये दोनों पत्थर, इनके बीच की जो हाइट है वो कितनी भाई 100, ठीक है। ये कितनी हाइट है, ये सिर्फ 100 मीटर है, ठीक है। अब क्या करें भाई, गिराया और इधर से एक को फेंका, तो जिसको गिरा रहे हैं, है ना, 100 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हैं और एक पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो हमें गिवन है कितना, 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब हमें यह पता करना है कि ये दोनों कहीं ना कहीं यहां बीच में आकर के एक जगह मिलेंगे, मुझे नहीं पता कहां। मैं इसको कह देता हूं ये ए पोजीशन है, ये पोजीशन बी है, तो ये दोनों आकर के एक सी पोजीशन कहीं पर तो मिलेंगे ना, दोनों चलेंगे कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। तो हमें इसकी ये बिंदु ज्ञात करना है कि ये दोनों आकर के कहां टकराएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा कह लेता हूं कि ये बी से जो सी तक की जो दूरी है वो है h1, ठीक है, कैसा कह लो भाई h1, और जो ये ए से सी तक की जो दूरी है उसको कह लेता हूं h2। h1 और h2 मतलब ऐसा, पहले वस्तु ने जो विस्थापन तय किया वो हो गया भाई h1 और दूसरा वस्तु ऊपर जाते समय जो विस्थापन तय किया वो हो गया h2। तो मुझे अल्टीमेटली इस पूरे क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वो पता है क्या करना है कि भाई h1 प्लस h2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए, 100 हो जाए। हम क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन पहले समझ तो ले इसको हल कैसे करना है। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बात पता चल गई कि भाई पहला वाला नीचे की तरफ, दूसरा ऊपर की तरफ जाएगा तो दोनों टकराएंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब टकराएंगे तो किसी भी बिंदु पे टकरा सकते, मुझे थोड़ी पता कितने पे टकराएंगे, हम कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा। तो मैंने कह दिया कि भाई कुछ भी हो, जितना पहला चलेगा और जितना दूसरा चलेगा, दोनों जिस जगह पे मिलेंगे उस समय पे पहले के द्वारा चली गई दूरी और दूसरे के द्वारा चली गई दूरी दोनों का योग 100 होना चाहिए, है ना। यह पूरी हाइट कितनी 100 है ना, ये h1 चला, ये h2 चला। अब कितना बीच में हो रहा है कि भाई जो पहला ऑब्जेक्ट है उसके पास में हो रहा है, ये सब कुछ यहां से कैलकुलेट होकर मिल चला। तो मुझे h1 और h2 निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो h1 और h2 निकालने के लिए जो वैल्यूज हैं उनका प्रयोग करते हैं और हम लिखते हैं कि भाई जो ये वस्तु है, ठीक है ना, ये B कह लेते हैं और इसको A कह लेते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं वस्तु B के लिए, वस्तु B के लिए अगर आप कहेंगे तो भाई ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। अगर हम यहां पे फॉर्मूला लिखे, मतलब कौन सा, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो मैं इसकी जगह पे दूसरा लिखता हूं H इक्वल्स टू UT
नीचे आ रही है तो प्लस हाफ GT²। ये एक इक्वेशन बनेगा भाई। इसकी वैल्यू कितना कह लूं तो ये कह लेता हूं मैं H1 है। ये कितना चल रहा है, ये H1 चल रहा है, तो यही होगा ना। ये जो फॉर्म है आपको मैं लिख दूं S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT² से लिया गया है भाई। बस मैंने हाइट, ये विस्थापन था, उसको H से रखा हुआ है और कुछ भी नहीं किया। चलिए तो भाई क्या कर दिया, ये वैल्यू मिल गई। अब इसमें मुझे जो वैल्यूज पता है उनको रख देता हूं। तो मुझे इसमें क्या क्या चीजें पता है। चूंकि ये वस्तु मीनार पर ऊपर से छोड़ी गई है, मतलब u की वैल्यू 0 होगी। इसका जो प्रारंभिक वेग होगा कैसा होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से छोड़ रहे हैं ना, तो पहले तो विरामावस्था में ही होगी, तो u की वैल्यू 0 होगी भाई। और मुझे यहां पे जो GT² की जो वैल्यू है ना, तो इसमें मुझे टाइम तो पता नहीं है और g का मान मुझे पता है, लेकिन ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे दूसरा समीकरण में मिलने वाला वहां कुछ हो जाए शायद। तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ दिया जाए ऐसे ही। तो मैं यहां से लिख सकता हूं H1 इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया ना, u की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कितना हो गया भाई, हाफ GT²। ये हो गया एक समीकरण। अब दूसरे की बात कर लेते हैं भाई। तो दूसरे इक्वेशन की अगर बात करें वस्तु V के लिए, वस्तु B के लिए क्या हो जाएगा भाई, वस्तु B के लिए अगर बात करेंगे तो वस्तु B के लिए जब आप बात करेंगे तो ये इक्वेशन लिखूंगा मैं H2 इज इक्वल्स टू, इसको फेंका गया है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है ना। इसको नीचे से कहां फेंका गया, ऊपर की तरफ। तो नीचे से जब ऊपर की तरफ अगर मैं फेंकता हूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, UT माइनस हाफ GT²। ठीक है, तो क्या कर दूं, यहां पे मैं एक काम कर लेता हूं। u की वैल्यू कितनी है भाई, तो यहां पर 25 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ये देखिए u की वैल्यू यहां पे गिवन है, तो u की वैल्यू यहां पे लिख ली जाए। H2 इक्वल्स टू 25 इंटू टी माइनस 1/2 GT²। ठीक है, अब ये मुझे मिल गया किसकी, H2 की। तो H2 हो गया मेरा। चलिए तो कंप्लीट कर ही लेता हूं। ये इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन सेकंड था। मुझे क्या चाहिए भाई, तो मुझे इस इक्वेशन से पता है कि चूंकि H1 प्लस H2 कितना है भाई, H1 प्लस H2 है कितना, 100। ठीक है, H1 और H2 100 है। इन्होंने पूछा ना कब मिलेंगे और कहां मिलेंगे, तो चलिए इसमें रख देते हैं। समीकरण 1 और 2 से आपको यहां पे दिख जाएगा। H1 की जगह पे रखिए हाफ GT², हाफ GT² प्लस H2 की जगह पे रखेंगे तो ये पूरा टर्म रखना पड़ेगा क्या, 25t माइनस हाफ GT² इज इक्वल्स टू 100। अब एक बात बताइए, प्लस हाफ GT और माइनस हाफ GT², ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो ये दोनों को हम कर रहे हैं क्या, कैंसिल। अच्छा, ऐसा जो मैं कैंसिल कर रहा हूं ऐसा करते नहीं है ना, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं ऐसा चिन्ह लगा रहा हूं, अदरवाइज ये चिन्ह नहीं लगाया जाता। तो ये खत्म हो गया। कितना बचा, 25t इज इक्वल्स टू 100, मतलब t इक्वल्स टू कितना बचा भाई, 100/25, यानी 25 चौका कितना हो जाएगा भाई, 4 बार में 100, मतलब टाइम इक्वल्स टू कितना आया, तो आया 4 सेकेंड। कब मिलेंगे भाई, तो 4 सेकेंड पे। कब मिल जाएंगे, 4 सेकेंड पे। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे कहां मिलेंगे, ठीक है ना। तो कहां के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो कहां मिलने के लिए हम उठाते हैं इस टाइम को और किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा। हम चाहें तो इसको पहले इक्वेशन में ही रख देते भाई, ठीक है। तो इसको चाहें तो हम अपने फर्स्ट इक्वेशन जो दिख रहा है H इक्वल्स टू हाफ GT², इसके अंदर में उठा करके हम इस वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 1/2 G की वैल्यू कितनी भाई, तो वही 9.8, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है। टाइम का कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 16। तो कैलकुलेट कर लेते भाई, ये 2 से कैंसिल कर दीजिए, 8 बार में अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 64 है ना, और ये 70, ये हो गया भाई 78.6, ठीक है ना। अच्छा 64 है ना, ये 4 कर दीजिए, ये हो गया 78.4, ठीक है। ये निकल जाएगा क्या, वह दूरी कहां से भाई, ये H1 से निकाला था, मतलब यहां से यहां तक आने में 78.4 नीचे आएगा, तब जाकर के ये दोनों बॉल एक दूसरे को टकरा सकते हैं या फिर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अगर इसी को अगर अपन चाहें तो थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर आप कहीं और देखेंगे इसको तो इसके आंसर्स ऐसे भी गिवन हो सकते हैं भाई, क्या
1.2 इंटू जी की वैल्यू 10 रख करके, तो इसको 10 रख देते हैं, ये टी स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब अगर करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा कितना भाई 8, तो ये कंप्लीट आ जाएगा 80 मीटर, ठीक है ना। तो कई बार को आपका आंसर ऐसा 80 मीटर भी देखने को मिल सकता है, 78.4 भी हो सकता है, अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट कर तो भाई यही होगा, लेकिन कई बार को आपको ऐसा आंसर देखने को मिल सकता है क्योंकि गिवन नहीं था, बहुत सारी जगह पर 10 ले लेते हैं, है ना। चलिए, तो मिल गया भाई हमें 17 का भी आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, 18वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भाई ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है, तो ये 3 बिंदु है, इनको ज्ञात करना है। क्या कह रहे भाई, एक बॉल है ऊपर की तरफ फेंका और वो 6 सेकंड पश्चात क्या हो रही है, वापस लौट आ रही है। तो मैं कुछ ऐसा कहता हूं कि ये यहां पे एक बॉल है, इसको हमने जब ऊपर की तरफ फेंका तो ये यहां तक गई, यहां तक जाने में यहां से यहां तक में मान लीजिए इसने जो दूरी तय करी वो h हाइट तय करी है, और इसमें समय कितना लगा होगा, तो समय लगा होगा 3 सेकंड। कैसे पता मुझे, तो आइए देखिए मैं करके बताता हूं। भाई ये जो है A से B गई और B से वापस A आई, तो जाकर के लौटने में 6 सेकंड ना, तो मैं यहां पे लिखता हूं A से B जाने में लगा समय, लगा हुआ जो समय होगा वो कितना होगा, तो भाई 6 सेकंड जाके आने में लगी थी, डिवाइडेड बाई 2, आधा ही ना, तो ये 3 सेकंड, जाने में 3 सेकंड और वापस आने में 3 सेकंड, ठीक है। और कुछ भी नहीं गिवन है, इसके बाद पूछ रहे कि भाई यह किस वेग से गई, मतलब सबसे पहला ए क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया गया है कि भाई वी वेलोसिटी बताइए, वेग बताइए, किस वेग से आपने ऊपर फेंकी। तो ऊपर फेंकने की बात करें ना, तो मैं इसको लिखता हूं यू, प्रारंभिक वेग मुझे ज्ञात करना है। भाई ऊपर फेंका था तो मतलब प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। अच्छा, ये क्या होगा, u इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कर दिया, ये मुझे निकालना है, तथा अब ये मैं थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करूंगा और मैं अपना मतलब आप भी अपना करेंगे और इसके आंसर्स देंगे कि भाई जब ये अपने अधिकतम ऊंचाई पे तथा B पर जो इसका अंतिम वेग होगा वो 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये B कौन सी जगह, भाई यहां पे गई बॉल, अब यहां से नीचे लौटना शुरू होगी, तो अधिकतम ऊंचाई पे यहां पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो कितना होगा भाई, ये 0 होगा, मतलब अंतिम वेग कितना हो गया, 0। अच्छा, जब बॉल को ऊपर फेंका था तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा होगा भाई g, ठीक है ना, g का मान, तो g का मान मैं लिख लेता हूं भाई 10, ठीक है, कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे ये सारी वैल्यूज अगर मिल गई तो मैं एक काम करता हूं, कैलकुलेशन शुरू करता हूं। तो मुझे निकालना था भाई यहां पे u, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूं, तो भाई फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर t गिवन है, u, v और g, तो पहली इक्वेशन पे अगर मैं विचार करता हूं जो होती है हमारी v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, चूंकि ऊपर फेंक रहा हूं तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा माइनस जी टी, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में मेरे हिसाब से सब कुछ गिवन है, v की वैल्यू 0 हो गई, u की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, माइनस जी मतलब 10 इंटू टी, टाइम कितना लगा था भाई 3, टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो अगर यहां से कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो जाएगा 30, मतलब u की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 30 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब जो इसका प्रारंभिक वेग है वो मिल गया मुझे 30 मीटर प्रति सेकेंड। ये दिख रहा होगा नेगेटिव, इसको इधर ले आऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से हमने इसको क्या किया हुआ है, फेंका हुआ है। मतलब किस वेग से ऊपर फेंकी जाएगी, तो भाई इसका आंसर आ गया मेरा कि u इक्वल्स टू 30 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से। अब गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, गेंद अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगी, है ना। अब यहां पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं किसको भाई, बी, गेंद द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई की जब आप बात करेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे जब ये गेंद गई है तब इसको मैं कह लेता हूं कि ये एच पे गई होगी, ठीक है ना। तो मैं इसको निकाल सकता हूं सेकंड से भी, ठीक है, सेकंड इक्वेशन से भी निकल जाएगी भाई, और आप चाहें तो थर्ड से भी निकल जाएगी। थर्ड को अगर अप्लाई करते हैं तो मुझे पता है ये क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। अब ये मैक्सिमम हाइट पे गई है तो ये माइनस ऑफ 2gh, इसी से निकाल लेता हूं क्या हो जाएगा भाई, v की वैल्यू कितनी, अधिकतम ऊंचाई पे v की वैल्यू हो गई 0,
माइनस u की वैल्यू यहां पर गिवन है कितनी 30, तो ये 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, g की वैल्यू वही 10 और h रख लेते हो, ये माइनस है माइनस खत्म, ये 30 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा भाई 900, अपॉन में कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, ये हो गया भाई हाइट, ठीक है ना। अब इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 90 कितना भाई 45 दूनी 90, मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई 45 मीटर, मतलब ये पूरी हाइट कितनी है भाई, तो पूरी हाइट जो है ये है 45 मीटर, h कितना आ गया आंसर 45 मीटर की हाइट है इसकी। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा है, अगला क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नंबर सी की अगर आप बात करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है भाई। अच्छा क्यों, क्योंकि ये कह रहे 4 सेकंड के पश्चात गेंद की स्थिति बताइए। एक बात समझेंगे, 3 सेकंड में ये गेंद बी पर होगा और चौथे सेकंड में ये गेंद चल चुका होगा और यहां पर कहीं पर होगा, ये स्थिति सी होगी चौथे सेकंड पे। तो देखिए क्या होता है, जब ये ऊपर की तरफ गति कर रहा था तब की कंडीशंस अगर बनाते तो जी नेगेटिव आता, लेकिन ये चौथा सेकंड कहने की वजह से ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि चौथे सेकंड पर वो 1 सेकंड में जो चल करके आ रहा है वो कैसी हो गई भाई, वो नीचे की तरफ हो गई, यहां पर जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। आई होप आप समझ पाएंगे, 3 सेकंड तक ऊपर जा रही थी तो यहां पर जी नेगेटिव था, लेकिन चौथे सेकंड के लिए वो 1 सेकंड नीचे की तरफ आ गई है। मतलब अगर यहां पर लिखता हूं 4th सेकंड में वस्तु अधिकतम ऊंचाई बी से क्या हो जाएगी भाई, अधिकतम ऊंचाई जो इसकी है, अधिकतम ऊंचाई बी से नीचे की ओर चलेगी। अब कितने से चलेगी भाई नीचे की ओर, तो नीचे की ओर चलने के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 1 सेकंड है ना, 3 सेकंड में ऊपर और 1 सेकंड में नीचे, तो नीचे की ओर चलेगी कितने से 1 सेकंड में, ठीक है ना, 1 सेकंड में। 3 सेकंड में क्या होता है भाई, ऊपर गई थी, 1 सेकंड में हम नीचे चलिए। अब हम बात करते हैं कि 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। तो एक बात बताइए, जब ये वस्तु नीचे गिरने लगी, मतलब यहां से गिवन हो गया टाइम कितना 1 सेकंड, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं कहूंगा अब 0, क्यों, क्योंकि अपने मैक्सिमम हाइट पर जाकर के जब लौटेगी तो इस कंडीशन पे, जब वस्तु नीचे गिर रही है तब की कंडीशन में इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 हो जाएगा। जो अभी का ये अंतिम वेग है वही इसके लिए क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 हो गया। अच्छा t निकल गया, u निकल गया, और मुझसे पूछा जा रहा है किसकी वैल्यू भाई, तो मुझसे पूछा जा रहा है h की वैल्यू, ठीक है ना, h मुझे निकालना है, हाइट मुझे निकालना है, ठीक है। तो भाई ये हो गया t, ये हो गया u, h मुझसे पूछा जा रहा है और g की वैल्यू मुझे पता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, नीचे आ रही है तो प्लस की, तो इसमें कौन सी इक्वेशन लगाऊं, थर्ड या सेकंड, तो आप कहेंगे भाई यहां पे मुझे लगाना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन, क्यों, क्योंकि टाइम गिवन है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। फाइनल वेलोसिटी थी तो देखा था, ये लगा दिया था, तो यहां पे मैं रख दूं सब कुछ, तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा यहां पर h इक्वल्स टू ut प्लस नीचे आ रही है हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ut वाली वैल्यू क्या हो गई भाई, ये तो पूरी 0 हो गई, प्लस हाफ g की वैल्यू कितना बताया भाई 10, t की वैल्यू कितना कह रहा हूं 1 सेकंड, 1 सेकंड का वर्ग भी करेंगे तो वही हो जाएगा, तो h इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 5 मीटर, कितना हाइट हो गया 5 मीटर, मतलब ये यहां से यहां तक आने में ये कितना दूरी तय कर चुके होंगे, ये 5 मीटर की दूरी तय हो गई होगी, ठीक है। ये यहां से यहां तक आने में ये जो दूरी तय हुई है 5 मीटर की हुई है, ठीक है ना। तो 4 सेकंड के पश्चात इसकी स्थिति क्या होगी, तो इसकी स्थिति हो जाएगी 4 सेकंड के पश्चात, नीचे से इसकी पूरी हाइट थी 45 मीटर की, ये पूरी हाइट, ये इसकी बात करो तो ये कितने की 45 मीटर, और यहां से ये चल के आ गई, यहां तक हाइट आ गई कितना, ये 5 चल के आ चुकी, ठीक है। ये कितना चल के आ चुका भाई 5 मीटर, तो बचा कितना है बेस से, तो a से c की दूरी, यहां पे मैं लिख लेता हूं AC इज इक्वल्स टू, ये AC जो मिलेगा मुझे कितना मिलेगा 45 में से 5 नीचे गिर गया तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 5 यानी 40 मीटर, कितना आंसर हो जाएगा 40 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा भाई 40 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। जमीन से इसकी हाइट जो होगी वो 40 मीटर की होगी। हमें मिल गए पूरे क्वेश्चंस का आंसर, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट रखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 19 भी है इसमें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? भाई उत्प्लावन बल हमेशा ही परपेंडिकुलर ऊपर डायरेक्शन में, मतलब क्या बोल रहा हूं, लंबवत कार्य करेगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊपर की दिशा में। हमेशा उस वस्तु को कोशिश करेगा कि भैया क्या करना है, ऊपर ही टंगे रहो, नीचे मत आ जाओ, ठीक है ना। तो जैसे ये वस्तु इसके अंदर यहां पे जब आएगा तो ये यहां पे किधर की तरफ काम करेगा, उत्प्लावन बल। भाई उत्प्लावन बल हमेशा ही ऊपर की दिशा में, वर्टिकली अपवर्ड काम करता है उत्प्लावन बल, मतलब उत्प्लावन बल सदैव ऊपर की दिशा में कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 20। पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? उसी के कंटिन्यूएशन में अगर हम बात करते हैं, जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था कि भाई जब पानी के सतह के अंदर एक गुटखा छोड़ा हमने, लकड़ी, यहां पे किसका छोड़ा है भाई, प्लास्टिक का। तो जब मैंने प्लास्टिक का एक गुटखा छोड़ा है तो वो प्लास्टिक के गुटके के ऊपर क्या हो रहा होगा, यहां पे लग रहा होगा एक उत्प्लावन बल। क्या लग रहा होगा भाई, एक उत्प्लावन बल, ये ऊपर की दिशा में। और इसका जो वेट है ये नीचे की तरफ जा रहा होगा कि ताकि ये गुटका कहां चला जाए भाई, नीचे डूब जाए। लेकिन होता क्या है यहां पे, तो होता यह है कि उत्प्लावन बल का मान जो होता है वो उसके वेट से ज्यादा होता है, इसलिए ये ऊपर टंग जाता है, ठीक है ना। क्या होगा भाई, U का मान W से ज्यादा होगा, इसलिए ये ऊपर टंग जाएगा। उत्प्लावन बल का मान उसके ऊपर लगने वाले वेट से ज्यादा होगा, तो यही होगा ना। आप ऐसा बिंदु उससे समझ लीजिए, इस पे दो बल कार्यरत है, एक W नीचे की तरफ, U ऊपर की तरफ। तो हमें यहां पे देखने को मिल रहा है कि भैया जो ज्यादा होगा, U ज्यादा है W से, तो ये विस्थापन किधर होगा, ऊपर की तरफ, U की तरफ। तो आंसर देख लेते हैं, जब प्लास्टिक के गुटके को पानी में डुबोई जाती है तो गुटके पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल अर्थात उत्प्लावन बल, इसके भार W से अधिक है, इसलिए प्लास्टिक के गुटके को पानी के भीतर छोड़ने पर वह ऊपर उठती है और बाहर आ जाती है। मतलब U इज ग्रेटर देन W। उत्प्लावन बल अधिक है इसलिए होता है क्योंकि गुटके का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसका कारण मेनली क्या है भाई, तो ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो गुटका है ना, इसका जो घनत्व है, क्या, प्लास्टिक का घनत्व अगर मैं कहता हूं तो प्लास्टिक का घनत्व हमेशा ही कैसा है भाई, कम है पानी के घनत्व से, जल के घनत्व से। इसके घनत्व से अगर कम होगा तो हमेशा ये क्या होगा, ये टंगा रहेगा। अगर इसका घनत्व ज्यादा होता डूब जाता। अगर ये प्लास्टिक की जगह पर लोहे का होता ना, तो वो पानी के घनत्व से ज्यादा होता और वो लोहा क्या होता भाई, डूब जाता, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो अभी घनत्व वाला बात कहता है ये खत्म नहीं हो रही है, इसको और एक्सप्लेन करता हूं मैं। अभी आपको अगले क्वेश्चन के अंदर यही सारी चीजें मिलने वाली है। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो पदार्थ तैरेगी या फिर डूब जाएगी। तो चलिए इसको जरा कैलकुलेट किया जाए, इसका घनत्व, और उससे पता लगाया जाए कि तैरेगा या डूबेगा। मैंने बोला था ना पिछले क्वेश्चन में कि उसी का कंटिन्यूएशन है, तो यहां न्यूमेरिकल वैल्यू से वही बात समझ में आ जाएगी। तो हम यहां पे घनत्व जरा कैलकुलेट करते हैं। घनत्व किसका कैलकुलेट करना भाई, तो पदार्थ का। अगर यहां पे देखें तो भाई यहां पे पानी का घनत्व गिवन है, यहां पे क्या गिवन है भाई, पानी का घनत्व। अब मुझे पानी का घनत्व पता है, कितना है भाई, तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इससे ज्यादा घनत्व अगर इस पदार्थ का आया तो डूब जाएगी, और इससे कम घनत्व अगर पदार्थ का आया तो तैरेगी, यही तय हुआ था। तो भाई आइए कर लेके देख लेते हैं। ये 50 ग्राम का पदार्थ, मतलब क्या है इसका भाई, पदार्थ का द्रव्यमान। अब चूंकि यहां पे सब ग्राम में चल रहा है तो चलने देंगे, केजी में बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी ग्राम में। अच्छा, आयतन गिवन है, अब कह ही दिया आयतन तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे सीधे लिख लेते हैं। पदार्थ का आयतन, अब ये कितना है भाई, तो ये है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब जरा इसका निकाले पदार्थ का घनत्व, फिर कंपेयर करते हैं। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लिखता हूं, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व। तो पदार्थ का घनत्व क्या होता है भाई, तो घनत्व का फॉर्मूला सिंपली होता है कि द्रव्यमान बटा आयतन, मतलब पदार्थ का द्रव्यमान
बटा में पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन। अब भाई गिवन है सब कुछ, है ना, कितना गिवन है, तो पदार्थ का द्रव्यमान गिवन है कितना, तो ये गिवन है 50 ग्राम, ठीक है, तो ये हो गया भाई 50, और पदार्थ का आयतन कितना है भाई, ये गिवन है 20, तो ये लिख लेता हूं मैं 20, ये हो गया भाई, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया, तो 2.5 ढाई, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, तो ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में ही आएगा, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यों, ये देखिए ना, ग्राम और क्यूबिक सेंटीमीटर में ही था, तो अब अगर यहां पे कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है, ठीक है ना, कि जो डेंसिटी है किसकी भाई, वाटर की, वो कम है और ये पदार्थ का घनत्व तो ज्यादा है। यहां पे दिख रहा है मुझे कि पदार्थ, ये जो है पदार्थ का घनत्व ज्यादा है किससे भाई, पानी के घनत्व से, पानी के घनत्व से, ठीक है, कितना, तो ये दिख रहा है 2.5 है और ये 1 है, अतः क्या होगा भाई, पदार्थ डूब जाएगी, पदार्थ डूब जाएगी। अगर ऐसा होता है ना, पदार्थ डूब जाएगा, अगर ऐसा होता कि इसकी वैल्यू मान लीजिए किसी अलग कंडीशन में, अगर ये ही चीज होता, मान लीजिए उसका द्रव्यमान होता 10 और आयतन होता उसका 20, तो ये कितना आ जाता भाई 0.5, तो इस केस में क्या होता, ये तैरता, जैसे पिछले क्वेश्चन में जो था ना प्लास्टिक का गुटखा, तो प्लास्टिक का गुटखा कितना होता भाई, इससे कम होता है, 1 से कम होता है उसका घनत्व, तो इसलिए वो तैर रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये डूब गया। मिल गया भाई आंसर, बिल्कुल न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में, तो समझ में भी आ गया, आंसर भी मिल गया। तो चलिए थोड़ा सा और इसी क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन हमारे जो एक्सरसाइज में गिवन है उसके, और यहां पे जो अभी करके आए उसी से आगे कंटिन्यूएशन में ये क्वेश्चन है भाई, एक बार रीड करते हैं। 50 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट का आयतन, ठीक है, 350 क्यूबिक सेंटीमीटर है। पैकेट 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर घनत्व वाले पानी में तैरेगा कि डूबेगा, तो भाई घनत्व निकालना पड़ेगा, फिर पता कर पाएंगे। फिर आगे, पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। जो बेवंसी में पढ़ा था हमने कि अगर हमने एक लिक्विड के अंदर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को इमर्ज किया, मैंने इसको इमर्ज किया, तो इससे क्या क्या होगा, यहां का पानी विस्थापित क्या होगा, तो ये विस्थापित पानी का भार कितना होगा, सॉरी द्रव्यमान कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो वैल्यूज रख लें सबसे पहले जो गिवन है उसको, तो भाई यहां पे कितना गिवन है, 500 ग्राम, ग्राम गिवन है मतलब द्रव्यमान गिवन है, किसका द्रव्यमान गिवन है भाई, तो मोहरबंद पैकेट का। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं क्या, पैकेट का द्रव्यमान, पैकेट का द्रव्यमान कितना है भाई, तो पैकेट का द्रव्यमान हो गया 500 ग्राम। अच्छा, आयतन कितना भाई, तो यही पैकेट का, अब हम लिख लेते हैं आयतन, तो आयतन यहां पर गिवन है हमारे पास 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब एक पैकेट का मतलब जो घनत्व है वो कैलकुलेट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो पानी का घनत्व गिवन है, ये क्या है भाई, पानी का घनत्व, तो इसमें ये डूबेगा या तैरेगा। तो पानी का घनत्व कितना है भाई, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये ग्राम और क्यूबिक सेंटीमीटर में है तो इसलिए बाकी कुछ कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए हम जरा निकालते हैं पदार्थ का, यानी वो पैकेट का घनत्व। तो मैं ऐसा लिखता हूं, पैकेट का घनत्व। तो पैकेट का घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। तो ये हो गया द्रव्यमान, नीचे आ जाएगा हमारा आयतन। तो द्रव्यमान की जो वैल्यू है ना, वो सीधे सीधे यहां पर गिवन है कितना, 500 ग्राम। आयतन कितना भाई, 350। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.47, ठीक है। इससे विभाजित करेंगे कितना आ जाएगा, 1.47। अब आपको यहां पर दिख गया होगा कि जो पदार्थ का जो घनत्व आया है ना, इसको भी लिख लेता हूं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो पदार्थ का जो घनत्व आया है, यानी पैकेट का जो घनत्व आया है, ऐसा है कि पैकेट का घनत्व तो ज्यादा है, पैकेट का घनत्व ज्यादा है किससे, पानी के घनत्व से। तो पानी के घनत्व
इससे अगर ये ज्यादा है, अर्थात ये कितना 1.47 और ये सिर्फ और सिर्फ 1, तो मतलब क्या होगा, ये पैकेट डूब जाएगा। अर्थात पैकेट डूब जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पैकेट डूब जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है इसमें कि इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का कितना होगा द्रव्यमान। तो भाई इसका द्रव्यमान कितना होगा जो पैकेट जो विस्थापित किया उसका। तो इसके लिए हम जरा निकाल लेते हैं सेम फॉर्म से। अगर मैं यहां पे लिखता हूं सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, है ना, कि पानी का घनत्व बराबर, ठीक, पानी का घनत्व बराबर क्या होता है भाई, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है ना। तो मैं यहां पे क्या लिख लूंगा, द्रव्यमान बटा आयतन। अब वो विस्थापित पानी का चाहिए मुझे, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं पानी का आयतन, ठीक है, सॉरी पानी का द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान बटा आयतन, पानी का द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक है। अब पानी का आयतन ना लिख करके मैं तो सिंपली लिख लेता हूं भाई आयतन। क्यों, क्योंकि उसका आयतन कितना होगा पानी का, जैसा ये पैकेट होगा उतना ही होगा ना। इस पैकेट का जो आयतन होगा वही आयतन पानी का होगा, क्योंकि उतना ही इसने विस्थापित किया होगा। तो भाई यहां पे पानी का घनत्व जो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, वो तो सिमिलरली यूज हो जाएगा, कितना 1, यही गिवन है ना पानी का घनत्व। और पानी का द्रव्यमान मुझे निकालना है, कौन सा, विस्थापित वाला, तो द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन किसका, जो पैकेट का आयतन होगा उतना ही आयतन तो विस्थापित करेगा। भाई जितना बड़ा सा वस्तु इसके अंदर मैं डुबाऊंगा जितने आयतन का, उतने ही आयतन के पानी को ये क्या करेगा, हटाएगा। तो अपॉन में 350, तो द्रव्यमान कितना हो गया भाई, तो इसका द्रव्यमान हो गया, या कुल लिख लेता हूं मैं ऐसा, विस्थापित जल का द्रव्यमान, विस्थापित जल का द्रव्यमान जो हमारा आएगा, ये तिर्यक गुणा कर दूं मैं यहां से, ये तिर्यक गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 350 ग्राम, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 350 ग्राम, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन किस में चल रहा है, ग्राम में, तो 350 ग्राम, ठीक। तो मतलब हमें दोनों आंसर मिल गए, एक आंसर तो ये मिल गया कि ये डूब जाएगा, और दूसरा आंसर मिल गया कि 350 ग्राम का होगा। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भाई देखिए कितने सिंपलेस्ट वे में हमने पूरे क्वेश्चंस खत्म कर दिए। सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, पूरे चैप्टर से जो ये क्वेश्चंस निकले थे वो सब कुछ इस्तेमाल किया, उस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया, और हमने इजीली ये पूरा समझ लिया भाई। तो बाकी के कोर्स कंटेंट के लिए क्या करना है, तो बाकी के कोर्स कंटेंट के लिए आप अपने सर्च बॉक्स में लिखिए magnetbrains.com। आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, जेएआईआईबी, यूपीएससी, नीट, आईआईटी, जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो आप टैप कीजिए इस पे, आपके सभी कोर्स कंटेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से, आपने टैप किया, आपके सभी क्लासेस ओपन हो जाती है, आप अपने क्लास को टैप करेंगे, आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। अपने सब्जेक्ट को ओपन कीजिए, वॉच नाउ पे क्लिक करके, आपके सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां पे एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर का कंसेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, न्यूमेरिकल्स, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। आप उस पर जैसे ही टैप करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको आप कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर आ सकते हैं। मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।